तो चलिए ले स्टार्ट। सो क्या प्लान है आज का? टुडे वी आर गोइंग टू कवर अपील्स एंड रिवीजन रजिस्ट्रेशन ई-वे बिल टीडीएस टीसीएस और हो सका तो एडवांस रोलिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अपील्स एंड रिवीजन। फटाफट से खत्म करते हैं इसको। अपील्स एंड रिवीजन के अंदर क्या है, देखो फटाफट से मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आता रहेगा। पहली बात, चैप्टर का नाम है अपील्स और रिवीजन। अपील मतलब अगर आप डिपार्टमेंट की किसी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट कोई डिमांड निकाल दिया, डिपार्टमेंट के आप किसी भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील्स में जा सकते हो। ठीक है, अपील्स के 4 लेवल थे, हमने बताए थे। 4 लेवल कौन सा था? पहला था अपीलेट अथॉरिटी, दूसरा था अपीलेट ट्रिब्यूनल, तीसरा था हाई कोर्ट, चौथा था सुप्रीम कोर्ट। डिपार्टमेंट को अपन बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अपील का जो लेवल 1 है उसको बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने क्या बोला कि डिपार्टमेंट को बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेवल 1 को बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 4 लेवल ऑफ अपील्स होती है। अपील्स में बंदा क्यों जाएगा? अपील्स में बंदा इसलिए जाएगा अगर वो डिपार्टमेंट के किसी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बंदा अपील्स में जाएगा। राइट, वेरी मच क्लियर। अब एप्लीकेंट कितने टाइम में अपील्स में जाएगा? तो एप्लीकेंट 3 मंथ्स के अंदर अपील में जाएगा। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर याद करो, डिमांड एंड रिकवरी के अंदर या तो 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट वसूली करता था, रिकवरी करता था, सेक्शन नंबर 69 मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। 3 महीने में या तो रिकवरी होगी। ठीक है, ऑर्डर आया आपके पास कि भैया आपकी इतनी इतनी डिमांड है, आपकी 1 करोड़ रुपए की डिमांड है। अब या तो आप अपील्स में चले जाओ 3 महीने के अंदर, नहीं गए तो रिकवरी होगी। 3 महीने के अंदर एप्लीकेंट अपील्स में जा सकता है, प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन और मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट कितने टाइम में अपील में जाएगा? डिपार्टमेंट जाएगा 6 मंथ प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन। डिपार्टमेंट क्यों अपील में जाएगा? ठीक है, एप्लीकेंट का समझ में आता है कि वो डिपार्टमेंट के किसी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए एप्लीकेंट अपील्स में जाएगा। बट व्हाई विल द डिपार्टमेंट विल गो इन अपील? तो डिपार्टमेंट इसलिए अपील्स में जाएगा अगर डिपार्टमेंट को लगता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम द कमिश्नर ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट। अब मेरे को लगता है कि मेरे किसी सबऑर्डिनेट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है। मान के चलो 10 करोड़ रुपए की डिमांड निकलनी चाहिए थी, उसने 1 करोड़ रुपए अपनी जेब में लगाए, सामने वाले को बोला कि भैया तेरा ऑर्डर 5 करोड़ का निकाल देते हैं, तेरे 4 करोड़ रुपए बचेंगे। ठीक है, तेरे क्या होंगे? 4 करोड़ रुपए बचेंगे। तो ऐसा ऑर्डर पास कर दिया विच इज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर को ये बात नोटिस में आई, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसा करेंगे कि भाई अपने ही बंदे के अगेंस्ट में अपील में चले जाएंगे। डिपार्टमेंट कई कोई ऑफिसर, कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर जिसने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में अपील में चले जाएंगे। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर अपील में जा सकते हैं, प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन है। क्लियर है नहीं है? यहां तक क्लियर है हर किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब अपील्स में चले जाएंगे, लेवल 1 अपील्स अपीलेट अथॉरिटी। वो क्या करेगा? या तो ऑर्डर को कंफर्म कर देगा कि हाँ भैया जो ऑर्डर डिपार्टमेंट ने दिया है, मतलब जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया है वही फाइनल है। ठीक है, या फिर वो उसको चेंज कर देगा या फिर उसको कैंसिल कर देगा। एडवाइजरी टाइम लिमिट कितनी थी? 1 ईयर की एडवाइजरी टाइम लिमिट थी। मतलब उनके ऊपर कोई मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, बट एडवाइजरी टाइम लिमिट है कि हाँ जी 1 साल के अंदर आप ऑर्डर दे सकते हो। सॉर्टेड है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? यहां तक आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। प्री डिपॉजिट कितना जमा कराना पड़ेगा आपको? भैया आप अपील्स में गए फॉर एग्जांपल, तो ध्यान ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड रुको, ध्यान रखिएगा। देखो यार, मान के चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे जैसे मान के चलते हैं कि मानसी के ऊपर एक ऑर्डर निकल के आया, मानसी के अगेंस्ट। क्या ऑर्डर निकल के आया? ऑर्डर ये निकल के आया कि टैक्स की लायबिलिटी थी 50 लाख रुपीज की, इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी 20 लाख रुपीज की, और पेनल्टी थी 20 लाख रुपीज की। पेनल्टी थी 50 लाख रुपीज की, मानसी के अगेंस्ट 1.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मानसी बोल रही है कि ये ऑर्डर गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करती, मैं अपील में जाऊंगी। तो मानसी अपील 1 में जा रही है। मानसी से डिपार्टमेंट पूछता है कि क्या सारा का सारा अमाउंट गलत है या आप कुछ अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो? मानसी ने बोला ठीक है, माना थोड़ी बहुत मेरी गलती है। कितना अमाउंट मानसी एडमिट कर रही है? एडमिट कर रही है, शी इज एडमिटिंग 10 लाख रुपीज एट टैक्स। इंटरेस्ट के लिए शी इज एडमिटिंग लेट्स सपोज 4 लाख रुपीज, एंड फॉर पेनल्टी शी इज एडमिटिंग 10 लाख रुपीज। तो शी इज सेइंग कि हाँ 24 लाख रुपीज मान के चलते हैं कि भैया मेरा अपील में मान लेते हैं कि मेरा इतना अमाउंट बनता है, मतलब मैं एडमिट कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट कह रही है मानसी से कि जितना आप एडमिट कर रहे हो उतना दो, मतलब उतना तो आप दो। तो कितना मानसी को देना पड़ेगा? एडमिटेड अमाउंट जितना वो एडमिट कर रही है, इधर वो टैक्स का हो, चाहे वो पेनल्टी का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, प्लस 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट।
एडमिटेड अमाउंट प्लस 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना टैक्स का, 50 लाख रुपीस की टोटल डिमांड थी, 10 लाख रुपीस उसने एक्सेप्ट कर लिया, 40 लाख रुपीस डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट मतलब 4 लाख रुपीस और देना पड़ेगा, तो 24 लाख प्लस 4 लाख मतलब मानसी विल पे 28 लाख रुपीस टू द डिपार्टमेंट, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉइंट ऐसा है कि एक मैक्सिमम एक लिमिट भी बना रखी है इसकी, ऐसे तो पता चला डिपार्टमेंट 2000 करोड़ की डिमांड निकाल देगा, तो थोड़ी प्री डिपॉजिट मैक्सिमम कितना देना है, तो मैक्सिमम इन्होंने बोला है कि सीजीएसटी एसजीएसटी का हुआ तो 25 करोड़ और आईजीएसटी का हुआ तो 50 करोड़ रुपए इनको मैक्सिमम प्री डिपॉजिट देना है, ठीक है। आईजीएसटी का भी अमाउंट आया तो भी 10% ही है, कई बच्चे आईजीएसटी समझ के 20% कर देते हैं, अरे भैया आईजीएसटी का अमाउंट है तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा ना, भाई आईजीएसटी की डिमांड आई है तो आईजीएसटी तो वैसे सीजीएसटी एसजीएसटी का सम होता है, तो 20% मत कर देना, वो 10% ही रखना है उसको, ठीक है। तो मैक्सिमम प्री डिपॉजिट कितना होगा, 25 करोड़ और 50 करोड़, ठीक है। अच्छा, आप सपोज करो जितना अमाउंट आपने एडमिट कर लिया, लेट्स सपोज आपने एडमिट कर लिया 100 करोड़ रुपए, तो एडमिट तो 100 करोड़ कर लिया, देना ही है, आप ये नहीं बोल सकते कि एडमिट 100 करोड़ रुपए कर लिया तो फिर 25 करोड़ 50 करोड़ क्यों, एडमिटेड जितना कर लिया वो तो है ही, चाहे 1000 करोड़ एडमिट कर लिया वो देना ही है, प्लस 10% वाला जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए तक होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम अमेंडमेंट था कि अगर आपका व्हीकल रास्ते में पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपका व्हीकल रास्ते में पकड़ लिया, ठीक है, 129 सबसेक्शन 3 पेनल्टी का सेक्शन है, पेनल्टी वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन में पेनल्टी करते हैं। तो 129 सबसेक्शन 3 में अगर आपका व्हीकल, इसमें क्या होता है, गुड्स इन मूवमेंट, रास्ते में आपका कोई व्हीकल पकड़ लिया, ट्रक जा रहा था पकड़ लिया, तो उस केस में आपको 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट आपको और एडिशनल पे करना पड़ेगा, जितना वो पेनल्टी का अमाउंट बता रहा है, ठीक है, इनके अलावा ये अमाउंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट पॉइंट में क्या बोला आपको कि फॉर एग्जांपल मानसी क्या कह रही है, मानसी के अगेंस्ट डिमांड लेटर आया 2000 करोड़ का, ठीक है। तो मानसी कह रही है कि मैं एडमिट करती हूँ कि 1000 करोड़ की मेरी गलती है, प्लस 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, तो 10% कितना हुआ, अब 1000 करोड़ का 10% मतलब टैक्स इन डिस्प्यूट कितना हुआ 1000 करोड़, तो 100 करोड़ रुपए नहीं देना पड़ेगा मानसी को, सिर्फ 50 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, मान के चलते हैं आईजीएसटी का अमाउंट है, तो टोटल व्हाट शी नीड टू पे 1050 सीआर, क्लियर है। चलिए, अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप अपील्स में जाएंगे तो जो अपील्स का ऑफिसर होगा ना, अपील्स के अंदर जो ऑफिसर होगा वो सीनियर लेवल का ऑफिसर होगा, जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होता है, जो अपील की जो बॉडी होती है ना वो रिव्यूइंग बॉडी होती है, तो उसमें ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर जी बिठाते हैं वो लोग, तो अपील्स के अंदर जो ऑफिसर होगा जो आपका केस रिव्यू करेगा, जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा ना जिसने आपकी डिमांड निकाल ली, उससे वो सीनियर ही ऑफिसर होगा, वरना ईगो क्लैशिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्लियर है। नहीं मानसी, ये अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट का था, इस अटेम्प्ट का तो ये अमेंडमेंट भी नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल दो आईसीए ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है अभी तक, वी आर होपिंग कि आरटीपी में कोई क्वेश्चन इसके बारे में आए तो और थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, अगली बात अपन चलते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, किसमें चलते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर चलते हैं। और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है ना, अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, या अपीलेट अथॉरिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का टाइम लिमिट क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेंट जा सकता है 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स कहां से काउंट करेंगे, 3 मंथ्स काउंट करेंगे जब अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आया, मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ अपील का जो डिसीजन आया ना, उससे आप 3 महीने के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, प्लस 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। लेवल 1 अपील जो अपीलेट अथॉरिटी, वहां पे 3+1 था, यहां पे 3+3 है। वहां पे डिपार्टमेंट जा सकता था 6+1 में, यहां पे डिपार्टमेंट जा सकता है खाली 6 मंथ्स के अंदर, कोई एक्सटेंशन नहीं है। ऑल दो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सटेंशन होता है, बट बुक्स के हिसाब से कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो हमको तो बुक से मतलब है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी क्या होता था, अपने देखा था अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी 2 तरह की बेंचेस होती थी, एक होता था स्टेट ऑब्लिक एरिया बेंच, और दूसरा क्या होता था, स्टेट ऑब्लिक एरिया बेंच, और क्या होता था, नेशनल बेंच। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो हमने बोला था कि सारा का सारा केस जो होता है ना अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, जितने भी केसेस जाते हैं वो स्टेट ऑब्लिक एरिया बेंच में जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर मैटर होता है, लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच में जाता है, ठीक है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच में जाता है, याद आया होगा आप लोगों को। और
प्लेस ऑफ सप्लाई का जो मैटर होता है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच में जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में ना जाके वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बिकॉज नेशनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एज इक्वलेंट टू हाई कोर्ट। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया था, ये वाला टॉपिक याद आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लेस सप्लाई का मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसे केस कैसे जाते हैं, देखो डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जाओगे अपीलेट अथॉरिटी, लेवल 1 अपील्स, फिर आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल की वैसे आप कौन सी बेंच में जाते हो, एरिया बेंच में जाते हो। फिर आप जाते हो कहां पे, हाई कोर्ट, फिर जाते हो सुप्रीम कोर्ट। पर अगर पीओएस का मैटर होता है तो क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, फिर आप गए अपीलेट अथॉरिटी के पास, लेवल 1 अपील्स, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच में आप जाते हो, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट बीच में मिस हो जाता है। सॉर्टेड है जी, याद आ रहा है। डन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, अपीलेट ट्रिब्यूनल की कुछ बातें और थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला था कि अगर 50,000 रुपए से कम का केस हुआ, 50,000 रुपए से कम का टैक्स एंड डिस्प्यूट हुआ, तो हम केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर 50,000 रुपए से कम की बात होगी। और अगर केस का अमाउंट 5 लाख रुपीज तक है तो सिंगल मेंबर बेंच ऑफ जज ही उस केस को देख लेगी, मल्टीपल बेंचेस की जगह होगी नहीं, ठीक है, मल्टीपल बेंचेस की जगह होगी नहीं। क्लियर है, सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इश्यूज इन बोथ द बेंचेस, तो ये अपन ने देख लिया है। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर कोई भी केस होगा तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर होगा। हर कोई केस मुंह उठा के नहीं चला जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। यहां तक अपन ने देख लिया था, टाइम लिमिट हमने देख लिया था। अब आते हैं प्री डिपॉजिट की बात करते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर प्री डिपॉजिट कितना जाएगा। जैसे अपीलेट अथॉरिटी में 10% अमाउंट था प्री डिपॉजिट का, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़ एंड 50 करोड़। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर प्री डिपॉजिट कितना होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर प्री डिपॉजिट होगा 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। जितना आप अमाउंट एडमिट कर रहे हो, एडमिटेड अमाउंट प्लस 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 करोड़ ऑब्लिक 100 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कोई अमाउंट आप अपीलेट अथॉरिटी में देके आए हो ना, उसके अलावा देना ही है, वो तो देना ही देना है, उसके बाद ये और देना है। ऐसे नहीं कि वो दे दिया तो उसमें से कम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, नहीं भैया। क्लियर है, चलिए। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो प्रीतिश राज है, ठीक है, अपनी क्लास में। अब प्रीतिश राज है और मान के चलते हैं कि इसका फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है। अब प्रीतिश राज उससे लड़ती रहती है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं इनके बीच में ना, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब उसका मन कर रहा है कि भाई वो चुपचाप है, हमेशा चुप ही रहता है, हमेशा चुप ही रहता है, हमेशा चुप ही रहता है, लेकिन एक दिन उसका मन कर रहा है कि उसके अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जिसको लग रहा है कि सरासर गलत है, तो वो भी क्रॉस ऑब्जेक्ट करना चाहता है। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मतलब कि सपोज करो कोई केस चला गया अपील्स में, सामने वाली पार्टी को लग रहा है, जैसे अपील्स में मान लो कोई डिपार्टमेंट गया है, गया तो डिपार्टमेंट है, आपको लग रहा है बिल्कुल ही नाजायज बातें बोली जा रही है मेरे अगेंस्ट, तो आप भी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 45 डेज के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो है 45 डेज, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो है 45 डेज। एमसीक्यू पूछा जा सकता है और कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है, क्लियर है। फीस फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, फीस कितनी होगी अपील में जाने के लिए, ठीक है, फीस कितनी होगी अपील में जाने के लिए, तो भैया सिंपल सी बात है, फीस होगी अप टू, अगर 1 लाख रुपए तक का डिस्प्यूट है तो 1,000 रुपए फीस होगी, है ना। 1 लाख रुपए तक का डिस्प्यूट है तो 1,000 रुपए तक की फीस होगी। 1 लाख रुपए से ऊपर है, 2 लाख रुपए तक है तो 2,000 रुपए फीस होगी। 2 लाख रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है तो 3,000 फीस होगी। मैक्सिमम फीस 25,000 रुपए होगी, इससे ज्यादा की फीस नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम फीस कितनी होगी, 25,000। यहां से एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको मैक्सिमम लिमिट ध्यान रहनी चाहिए 25,000 रुपीज की। आगे बढ़ते हैं, प्री डिपॉजिट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब चलिए, ठीक है, प्यार से समझाऊंगी, झगड़ा नहीं करूंगी, कौन बोल रहा है। चलो इधर देखो, ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्लियर है। अपीलेट ट्रिब्यूनल भी, उसके लिए भी 1 ईयर की एडवाइजरी टाइम लिमिट है, कोई मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, एडवाइजरी टाइम लिमिट है। प्री डिपॉजिट वाला आप ये चार्ट देख लेना, ये सारा का सारा रिवीजन हम हमारी बुक से करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बुक ऑर्डर नहीं करी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप बुक्स ऑर्डर वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या होता है कि
जब आपके पास नोटिस आता है ना डिपार्टमेंट का, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपको नोटिस भेजा कि भैया आपका ये ऑर्डर है, नोटिस भेजा, ऑर्डर भेजा, तो नोटिस अभी भी आता है ना, तो नोटिस के रिप्लाई में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करो, जितने भी आपको एविडेंसेस वगैरह लगाने आप लगाओ, अपनी बात को रखो। नोटिस में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, नोटिस को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने जो नोटिस के टाइम रिप्लाई किया था ना, वही रिप्लाई एंड तक चलेगा, अपील्स तक। अपील्स के टाइम आपको कोई भी एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करने की परमिशन नहीं होगी, जो आपने उस टाइम रिप्लाई कर दिया था वही चलेगा। अपील्स के टाइम आपको कोई भी एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आपको एडिशनल एविडेंसेस फर्निश करना भी अलाउड है। वो कौन से एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फर्स्ट, जैसे सपोज करो गोविंद हमारा गोविंद शर्मा है, वो क्या कह रहा है कि भैया मैं तो जा रहा था एविडेंसेस देने, मेरे पीछे कुत्ता पड़वा दिया, शेरू पड़वा दिया, मैं गाड़ी कैसे रोकता, जैसे ही मैं रोकता खा जाता, तो मैं गाड़ी रोक ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या बोला है कि भैया उसको रोका गया, वेयर द एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस व्हिच ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस। जो जो एविडेंसेस मंगवाए थे मैं वो लेके जा ही रहा था, पर रोका गया मेरे को, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट भी यही है कि उसको रोका गया। सेकंड और थर्ड आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन इसमें कितना सा डिफरेंस है। सेकंड वाले पॉइंट में ये है कि जो एविडेंसेस मंगवाए थे उसको देने जा रहा था, फिर रोका गया। थर्ड में ऐसा है कि मंगवाए नहीं थे, पर हम अपनी तरफ से सबमिट करने जा रहे थे और हमें रोका गया, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट में ऐसा है कि एविडेंसेस लेने से मना कर दिया डिपार्टमेंट हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंसेस, लेने से मना कर दिया। फोर्थ वाला पॉइंट ऐसा है कि हमको बिना अपॉर्चुनिटी के ऑर्डर दे दिया, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एविडेंसेस सबमिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हमको, ठीक है। अगर आप ये चीजें प्रूव कर दो तो डिपार्टमेंट क्या होगा, इन केसेस में आपके एविडेंसेस सबमिट कर लिए जाएंगे। अब बात आगे बढ़ते हैं रिविजनरी अथॉरिटी पे। रिविजनरी अथॉरिटी क्या बोलती है, ठीक है, याद तो आ रहा है ना आप लोगों को वैसे, ओ क्लास वाले, प्रितेश राज, गोविंद, मानसी, जितने भी लोग बैठे हैं लाइव, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, रिविजनरी अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, ये है सेक्शन 108, ये है क्या है, सेक्शन 108। अब जो 108 सेक्शन है ना, सेक्शन 108 जो सेक्शन है, आपको सेक्शन नंबर भी याद रहना चाहिए इसका, इसका क्या रहना चाहिए, सेक्शन नंबर भी याद रहना चाहिए, 108। अभी क्यों बनी बॉडी, चैप्टर का नाम ही अपील्स एंड रिवीजन है ना, तो ये रिवीजन की बात चल रही है। अभी रिवीजन क्या है, रिवीजन में क्या होता है, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। डिपार्टमेंट अगर अपने ही किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के किसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारा रेवेन्यू के लग गए, मतलब रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमारे ही किसी अपने ने ऐसा कर दिया, तो वो अपील्स में जाते थे 6 महीने के अंदर, याद करो। लेकिन सपोज करो डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के नोटिस में ही वो बात 1 साल बाद में आई है, अब क्या करें, 6 महीने का टाइम पीरियड तो गया, तो क्या 6 महीने का टाइम पीरियड चला गया, इस करंट से डिपार्टमेंट के रेवेन्यू का लॉस होना अलाउड है क्या। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर लॉस नहीं होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है रिविजनरी अथॉरिटी, और बोला कि अगर आप अपील्स में नहीं जा पाए, 6 महीने का टाइम लिमिट चला गया, तो आप एक रिविजनरी बॉडी बनाई, रिविजनरी अथॉरिटी। वो क्या करेगी कि एक ऑफिसर्स की बॉडी होगी, वो अपने ही किसी सबॉर्डिनेट के ऑफिसर को रिव्यू करेगी, रिवाइज करेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कब रिवाइज करेगी, जब 6 महीने गुजर जाएंगे, 6 मंथ्स के बाद रिवाइज करेगी, क्योंकि 6 महीने तक तो अपील्स में जा सकते हो, तो रिवाइज क्यों करेगी। और मैक्सिमम कितनी टाइम लिमिट है भाई, ऐसे थोड़ी 15 साल पुराना ऑर्डर रिव्यू करेगी, मैक्सिमम 3 साल तक के ऑर्डर रिव्यू कर सकती है। तो अगर मैं देसी भाषा में कहूं, सपोज करो ऑर्डर निकाला, इस दिन को ऑर्डर निकाला, यहां निकाला ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, यहां पे लिखता हूं 6 मंथ्स, ऑर्डर के 6 मंथ्स के अंदर तो डिपार्टमेंट क्या जा सकता है, अपील्स में जा सकता है, ठीक है। बचे हुए 2.5 ईयर्स के अंदर वो रिवीजन कर सकता है। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 ईयर्स, ये 6 महीना, ये 2.5 साल, 3 साल के बाद आप कोई रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हुआ। आप एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, कि किन किन केसेस में, 4 नंबर का क्वेश्चन ये आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि किन किन केसेस में रिविजनरी अथॉरिटी अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करती है।
द आरए शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन इफ, कब कब आरए पावर ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज नहीं करेगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, अभी तक 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए, तो भैया 6 महीने जब एक्सपायर नहीं हुए तो अपील्स में जाओ ना, यहाँ क्या करने आ रहे हो। और मोर देन 3 years हैव एक्सपायर्ड आफ्टर पासिंग द ऑर्डर, 3 साल से ज्यादा एक्सपायर हो गए तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट तो क्लियर है। फर्स्ट वाला पॉइंट, द ऑर्डर sought to be revised has been subject to an appeal before A और AT और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भाई जो ऑर्डर आप रिवाइज करने की सोच रहे हो ना, वो ऑलरेडी अपील्स के अंदर है, इधर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब ऑलरेडी मैटर अपील्स के अंदर है तो उनको डिसाइड कर लेने दो ना, आप कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगे क्या? जो मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है, अभी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट डिसीजन पेंडिंग है अभी उनका, और तुम कह रहे हो नहीं मैं रिवाइज करूंगा, मैं झाड़ू लगवाएगा जज तुम्हारे से। इधर देखो थर्ड, द ऑर्डर हैज ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन एट अ अर्लियर स्टेज, ठीक है। ऑर्डर ऑलरेडी रिवीजन में लिया हुआ है, जब रिवीजन में लिया हुआ है तो डिसाइड कर लेंगे उनको, तुम अलग से क्यों उछल रहे हो, हम रिवाइज करेंगे हम रिवाइज करेंगे, ऑलरेडी किसी रिविजनरी बॉडी ने ले रखा होगा रिवीजन में, तो उनको करने दो रिवाइज। फोर्थ, द ऑर्डर sought to be revised itself a revisionary ऑर्डर, इन्होंने क्या बोला, जो ऑर्डर हम रिवाइज कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो ऑलरेडी कोई ऑर्डर रिवाइज हो चुका है, तुम बोल रहे हो इसको वापस से रिवाइज करेंगे, तो क्या मजाक चल रहा है क्या? यहाँ पे बार बार रिवीजन करते रहेंगे, कोई अलाउड नहीं है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताई थी मैंने आपको, वो टोटल मर्जर पार्शियल मर्जर वाली, डीटी में अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्शन 263 264 करके सेक्शन हुआ करता था। इसमें ऐसा था कि मान के चलो अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में गया हुआ है, वैसे ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बहुत टाइम लेके इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी था क्लास के अंदर, लेकिन सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। मैटर ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है, लेट्स सपोज मान के चलना, एग्जाम्पल लेता हूँ बड़ा बेसिक सा जिससे आप सभी को समझ में आ जाए, कि किताब है 100 पन्नों की, ठीक है। मान के चलो कि आप एक किताब हो और आपके अंदर 100 पेजेस है, 100 केसेस चल रहे हैं मान लो आपकी लाइफ में। अब केस नंबर 42 कोर्ट में गया हुआ है, सवाल ये आता है कि केस नंबर 42 जब कोर्ट में गया हुआ है, बाकी जितने भी पेजेस हैं, बाकी जितने भी केसेस हैं, क्या उनका रिवीजन अलाउड है? आंसर इज नो। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता 42 के बारे में, तब तक आप किसी का भी रिवीजन नहीं कर सकते। आंसर इज, कोर्ट का जजमेंट आ गया 42 के बारे में, कोर्ट का जब जजमेंट आ चुका है 42 के बारे में, तो 42 को तो आप कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आ ही चुका है। अब बचे हुए जितने भी हैं उनका आप रिवाइज कर सकते हो। अगला सवाल ये आता है कि सर रिवीजन के लिए तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल थी, अब सपोज करो कोर्ट का जजमेंट ही 4 साल बाद आ रहा है, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको 1 साल का टाइम और दिया जाएगा, मिनिमम आपको 1 साल का टाइम लिमिट और दिया जाएगा। सपोज करो कोर्ट का जजमेंट 1.5 साल बाद ही आ गया, तो हम कह रहे हैं सर ओरिजिनल टाइम लिमिट के हिसाब से 3 साल होते हैं, 1.5 साल चले गए तो अभी भी 1.5 साल तो बचे ही हैं, तो आप हमें 1 साल क्यों दे रहे हो? तो कोर्ट ने क्या बोला, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड, जो जितने महीने बचे हैं ना उसमें, या जितने टाइम बचा, या तो वो और 1 ईयर विच एवर इज लेटर, जितना भी ज्यादा होगा वो आपको टाइम लिमिट मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है कि सपोज करो कोई ऑर्डर पास हुआ है अपील से, अपील वालों ने कोई ऑर्डर पास किया है और गलती से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो रेक्टिफाई कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपील टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर हम अपील में जा सकते हो, जी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। कितने टाइम में? 180 डेज। हाई कोर्ट के अंदर इतना ही ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 180 डेज। और हाई कोर्ट में कौन सा क्वेश्चन जाएगा? जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा, ऐसा नहीं कोई सा भी केस उठ के चला जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर कोई सिंगल मेंबर बेंच वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, 2 मेंबर बेंच तो होती है। सुप्रीम कोर्ट में केस कब जाएगा? कभी भी जा सकता है। अगला सेक्शन, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 121, नॉन अपीलेबल ऑर्डर एंड डिसीजन। कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट अपन अपील ही फाइल नहीं कर सकते? अपील ही फाइल नहीं कर सकते, तो इसका है शॉर्ट फॉर्म टिप्स, TIPS, याद करो। टी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। आपका केस एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को दे दिया जा रहा है। आपका केस क्या कर रहे हैं? एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को देके जा रहे हैं हम। पहला केस आपका जयकांत शिकरे के पास, तब सिंघम को दे रहे हो, तो आप इसी बात पे लड़ लिए कि हमारा केस इस दूसरे ऑफिसर को कैसे दिया, डिपार्टमेंट बुला रहे हो, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, तुम बीच में नहीं पढ़ो। तो पहला कितना हो गया? ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, इसके कारण आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष राज। क्लैरिकल मिस्टेक होती है तो अनलिमिटेड टाइम अलाउड है।
सुनना मेरी बात। दूसरा TII फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, जब भी डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस आ रहा होता है, डिमांड होती है ना, तो अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन दे भी सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 24 इंस्टॉलमेंट बना सकता है, चाहे तो कम भी बना सकता है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में कोई गलती कर दी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में कोई गलती कर दी, तो डिपार्टमेंट के बहुत हार्श प्रोविजन हुआ करते थे, वो अमाउंट फोरफिट कर लिया जाता था। अगर आपके साथ डिपार्टमेंट ने कोई सख्ती बरती उस टाइम पे कि भाई आपका अमाउंट फोरफिट कर लिया है, कुछ भी कर लिया, तो आप उस केस में अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, उस केस में आप अपील में नहीं जा सकते। तो पहला कितना हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रोफिटिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स इंस्टॉलमेंट। तीसरा एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। ठीक है, जेल वेल। और लास्ट वाला एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू द सीजर ऑफ रिटेंशन, सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के ले गए, आप इसी कारण से अपील में चले गए। इतने नवाब हो रहे हो तुम लोग कि तुम्हारी बुक्स ले गए तो तुम्हारे आग लग गई, बोले नहीं अपील में जाएंगे। डिपार्टमेंट बोले ओ भाई शांत हो जाओ, किताबें लेके गए, फोटोकॉपी भी मिलती है। ठीक है, उछलो मत ज्यादा। पहला ट्रांसफर ऑफ प्रोफिटिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स इंस्टॉलमेंट। थर्ड प्रोसिक्यूशन। और फोर्थ सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है। चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। अब चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मार्क कर लो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। प्री डिपॉजिट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी का हो चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल का हो। सेकंड, टाइमिंग ऑफ अपील एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट की जो टाइमिंग है ना, 3+1 3+3 180 डेज, 6+1 6 मंथ, ये सब है ना। ठीक है, अगला आर ए सेक्शन 108 व्हेन आर ए शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, लास्ट वन नॉन अपीलेबल डिसीजन एंड ऑर्डर, कब कब अपील फाइल नहीं कर सकते। बस ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चंस कराऊंगा तो फटाफट से एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, इजीली क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के, हमने एक एक क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं, एक एक क्वेश्चन हम क्लास में करे हुए हैं हमने। आपको ऐसा भी क्वेश्चन उठा लो, आपको छपरी लगेगा। ठीक है, इधर आओ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। Does CGST law provide for any appeal to a person aggrieved by any order or decision passed against him by the adjudicating authority? इन्होंने बोला है कि भैया आप किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं क्या? अरे हाँ भैया, पढ़ा तो है, अपील में जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं, 3+1 मंथ के अंदर जा सकते हैं, 10% का प्री डिपॉजिट देना होगा। पर अब आम इंसान, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद से पढ़ाई की है या किसी और से पढ़ाई की है, मैं नहीं बोल रहा गलत पढ़ाई की है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन पे फोकस करा नहीं है। पर मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये आंसर तो सब लोग लिख के आएंगे, लेकिन इसका एक और आंसर है कि कौन कौन केसेस अपील में नहीं जाते, वो बच्चे लिख के नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के याद नहीं आएगा कि इसका ये पॉइंट भी लिख के आ जाए। तो इन्होंने बोला क्या आप अपील में जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो हैं जहाँ नहीं जा सकते, वो कौन लिखेगा? लिखो। तो ये अपन को TIPS वाले पॉइंट लिख के आने जहां आप अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर अपीलेट अथॉरिटी में जाएगा तो क्या प्रोविजन है? वही 6+1 मंथ। डिपार्टमेंट को कोई प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई खास काम का क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन में आपसे प्री डिपॉजिट के बारे में पूछा है, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितना कितना परसेंटेज प्री डिपॉजिट देना होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जितना अमाउंट ऑफ एडमिट कर रहे हो वो प्लस 10% ऑफ टैक्स डिस्प्यूट हो तो कोई भी लिख देगा। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर क्या है, जितना अमाउंट ऑफ एडमिट कर रहे हो वो प्लस 20% ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 50 करोड़ और 100 करोड़। वहां पे कितना था, 25 करोड़ और 50 करोड़। विद रेफरेंस टू सेक्शन 108 whether a CGST oblique SGST authority can revise an order passed by subordinate, हाँ रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कब कब रिवाइज नहीं कर सकते वो वाले पॉइंट भी लिख के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 अभी घर पे कर लेना प्रैक्टिस करके। ठीक है, बड़ा आसान सा है। क्या होगा, 15-20 मिनट लगेंगे करने में, लेकिन चैप्टर पूरा का पूरा वापस से रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन 121 कब कब, अब देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हमारे क्वेश्चन बैंक में हमने नोटिंग भी कर रखी है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 स्पेसिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल, जहां अपील ही फाइल नहीं कर सकते, तो वो ऑर्डर भी अपन ने बता दिए। ठीक है,
तो बस यही क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है, आप इजीली कर लोगे। इनको एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जाके, ये पूरी केस स्टडी बना रखी है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार घर पे जाके 15 मिनट में रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। सुशांत उसमें कुछ नहीं है, जेल वाले प्रोविजन है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, इतना याद कर लो। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, बाकी प्रोसिक्यूशन बहुत डीप वर्ड है, ठीक है, इस पर रिसर्च करने चले गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। चलो चैप्टर खत्म अपील्स, अगला चैप्टर एडवांस रूलिंग पे आ जाते हैं फटाफट। ये एडवांस रूलिंग क्या चीज़ है? एडवांस रूलिंग में मैं आपको काम काम की चीज़ें बता देता हूँ। एडवांस रूलिंग पे आ जाओ। पहली बात तो एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस रूलिंग का मतलब ये होता है कि एडवांस में कोई रूलिंग लेना, ठीक है, एडवांस में कोई रूलिंग लेना। बेसिकली एडवांस रूलिंग आया इसलिए था कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे फॉरेन के इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको चाहिए इंडिया में इन्वेस्ट करना, लेकिन इंडिया का टैक्स लॉ ही समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था कि भाई हर हर स्टेट का अपना अपना लॉ था। अब महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन राजस्थान में लगाओगे तो कम हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको टैक्स लॉ ही समझ में नहीं आते थे। इस कारण से वो क्या करते थे, इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉ ही क्लियर नहीं थे। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला, अभी भी क्या है, लोगों को बहुत सारे लॉ के समझ में नहीं आता, जो लोग हैं उनको पता ही नहीं, बोले ये भी टैक्स लगा रहे हैं, वो भी टैक्स लगा रहे हैं, तो इंडिया में इन्वेस्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सारी क्लैरिटीज को दूर करने के लिए एक एडवांस रूलिंग लेके आते हैं कि एडवांस में हम आपको डिसीजन बता देंगे कि क्या होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ कंसल्टेंसी बाय द डिपार्टमेंट ओनली। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टेंसी लेते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी ग्रुप से कंसल्टेंसी लेते हैं, बड़ी महंगी महंगी फीस देते हैं, डिपार्टमेंट ने बोला इनको छोड़िए। अगर मान लें इन लोगों ने कंसल्टेंसी गलत भी दे दी तो गलत, आप क्या कर लोगे? हम एज अ डिपार्टमेंट आपको कंसल्टेंसी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, हम आपको ये बताएंगे एडवांस रूलिंग के अंदर, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग बेसिकली क्या है कि सर्टेनिटी लेके आ रही है आपकी लाइफ में कि भाई आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होगी। वरना पहले क्या होता था कि आप लड़ते रहते थे, कोर्ट में जाते रहते थे, तब कोर्ट में जाने के मैटर्स भी कम हो जाएंगे। तो एडवांस रूलिंग इज बेसिकली नॉट एनी ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर नहीं है आपके अगेंस्ट कि भैया आपको फॉलो करना ही करना है। इसका कंसल्टेंसी, आपका मन है तो मानो, नहीं माने तो मत मानो, नहीं मानोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर, ठीक है, वो है। अगर ऐसा है कि एडवांस रूलिंग अगर गलत दे दी, सपोज करो डिपार्टमेंट ने आपको बोल दिया कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आप गए डिपार्टमेंट के पास और आप बोल रहे हो कि हमें इस प्रोडक्ट की टैक्स रेट नहीं पता, टैक्स रेट कितनी ले, ठीक है, तो आपको टैक्स रेट बता देंगे, लेकिन मान के चलो फाइनल डिसीजन में टैक्स रेट ज्यादा आ गई, तो एटलीस्ट आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के बंदों ने वो एडवांस रूलिंग दी है, तो एटलीस्ट आपके ऊपर डिपार्टमेंट पेनल्टी नहीं लगाएगा। ऑल्दो इंटरेस्ट तो फिर भी लगेगा, इंटरेस्ट तो हर केस में लगता है, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग क्या है? कंसल्टेंसी है जो डिपार्टमेंट खुद ही दे देता है। एडवांस रूलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एडवांस रूलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी। सर्टेनिटी आ जाती है इन एडवांस इन रिलेशन टू एन एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, तो सर्टेनिटी आ जाती है पहले से एडवांस में। दूसरा, प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपीडिशली इन ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर, मतलब रूलिंग बहुत फास्ट मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में और इनएक्सपेंसिव मैनर में मिल जाती है, ठीक है। थर्ड, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश की भारतीय मतलब फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडीआई अट्रैक्ट होता है, ठीक है। रिड्यूस लिटिगेशन, कोर्ट केस वगैरह कम हो जाएंगे, जब जिंदगी में सर्टेनिटी आ जाएगी तो कोर्ट केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाला, हेल्प टैक्स पेयर इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, जो टैक्स पेयर है उसको पता चल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएगा वो टैक्स पेयर, ठीक है। तो ये 5 की 5 पॉइंट दे रखे, आपको पांचों की पांचों पॉइंट याद होने चाहिए जब भी आप एडवांस रूलिंग का टॉपिक पढ़ रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे एडवांस रूलिंग के, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस रूलिंग। क्लियर है नहीं है? ठीक है, खत्म हो गया। एग्जाम में इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि किन किन रीजन से एडवांस रूलिंग ले सकते हैं अपन, क्या क्या रीजन है जहां पे एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, और एडवांस रूलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल ये है कि किन किन केसेस में आपको एडवांस रूलिंग दे दी जाएगी, कब कब आपको एडवांस रूलिंग मिलेगी। तो बेसिकली 7 केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको एडवांस रूलिंग दे दी जाएगी। 7 केस बेसिकली कुछ नहीं है, चैप्टर्स के नाम है, जैसे सप्लाई चैप्टर है पहला, कि भैया ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई भी है या नहीं, वो है एडवांस रूलिंग। लास्ट वाला पॉइंट आप अगर पढ़ोगे जी वाला, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विसेज बोथ अमाउंट टू सप्लाई और नॉट, कि भाई सप्लाई भी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। दूसरा, सप्लाई चैप्टर के अंदर एक शेड्यूल 2 करके हुआ करता है, जिसके अंदर आप पता लगाते हो कि इसको गुड्स माने या सर्विस। तो आपको यही नहीं पता चल रहा है कि पर्टिकुलर कमोडिटी मेल है या फीमेल है, कुल मिला के गुड्स है या सर्विसेज है, तो आप इसका
ये पता लगवाने के लिए, क्लासिफिकेशन पता लगवाने के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, आप ये भी काम कर सकते हो। सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड 2 नाम हो गए, चैप्टर के नाम ही है। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू, अगर आपको टाइम और वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो भी आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो, ये भी चैप्टर का नाम है। याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, और एडवांस रूलिंग हर रीजन में अपने अपने एडवांस रूलिंग के जोन्स बने हुए हैं, ठीक है। आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करो तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एडवांस रूलिंग में नहीं जाता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेस भी हो गया, टाइम भी हो गया, सप्लाई भी हो गया। अब आते हैं वेदर द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है लेना, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है लेना, इस कारण से एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी पेड और डीम टू बी पेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आईटीसी लेनी चाहिए, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आईटीसी वाला चैप्टर हो गया। आगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि भाई कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर आया तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली 7 पॉइंट है, 7 के 7 पॉइंट आपको बड़े इजीली समझ में आ गए होंगे। 2 सप्लाई वाले हो गए, एक रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, ठीक है, एक टाइम और वैल्यू वाला हो गया, कोई नोटिफिकेशन लगेगा या नहीं वो, और एक आईटीसी वाला हो गया कि आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लास्ट एक और था डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्स, कि भाई टैक्स कितना पे करना है एंड में हमें, उसके लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। जहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, जहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैटर विच कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एआर, एआर के सामने कौन कौन से मैटर नहीं जा सकते, तो भैया ऑलरेडी वो पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहे हैं और आप पूछने गए हो कि हमें कंसल्टेंसी दो, अरे भैया कोर्ट बताएगी, अब तुमने कोर्ट में अप्लाई कर दिया तो अब नेता नहीं बनो कि अब हमें एडवांस रूलिंग दे दो। अब मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है या ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर चुका है, तो वो जो बोलेंगे वो लॉर्ड है, वो माय लॉर्ड है, उन्होंने जो बोल दिया बस वही है, ठीक है। अब आप अब एडवांस रूलिंग का नाटक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग कब तक एप्लीकेबल होगी, तो भाई जब तक लॉ ना बदल जाए। सपोज करो आप आए बताने करने कि भैया टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, तो जो उस टाइम टैक्स रेट चल रही होगी उस हिसाब से बता दिया, तो कब तक वैलिड होती है, ऐसे कोई टाइम पीरियड थोड़ी 1 साल तक ही वैलिड होगी, 2 साल तक, जब तक लॉ ना बदल जाए, सर्कमस्टेंसेस ना बदल जाए, तब तक एडवांस रूलिंग वैलिड रहेगी आपके ऊपर। इन्होंने बोला किसके ऊपर वैलिड रहेगी, तो एडवांस रूलिंग उसी के ऊपर वैलिड रहेगी जो एडवांस रूलिंग लेने गया। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, हम सेम बिजनेस करते हैं, तो एडवांस रूलिंग मैं लेने गया, मेरा फ्रेंड लेने नहीं गया, उसको लगा कि जो मेरे को एडवांस रूलिंग मिलेगी वो मान लेगा, वही एडवाइस। अब पता चला कि डिसीजन जो फाइनल डिसीजन आया वो थोड़ा अगेंस्ट में आ गया, मतलब थोड़ा अलग आ गया, तो जो जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे ना वो मेरे को ही मिलेंगे, कोई पेनल्टी मेरे को नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे दोस्त को देनी पड़ेगी। तो एडवांस रूलिंग किस पे बाइंडिंग होगी, जिस पर्सन पे एप्लीकेबल होगी एडवांस रूलिंग, जो एडवांस रूलिंग लेता है। कंसल्टेंसी जो लेता है ना उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं कि पूरे गांव को कंसल्टेंसी मिल गई, कोई ऑर्डर थोड़ी है कि विद रेफरेंस टू दिस केस, विद रेफरेंस टू दिस केस आप ऐसे कुछ भी कर लोगे, नहीं है। इट्स एडवांस रूलिंग, इट्स कंसल्टेंसी, उसी पर्सन पे बाइंडिंग होगी जो एडवांस रूलिंग लेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एडवांस रूलिंग कब कब वॉइड मानी जाएगी, जब एडवांस रूलिंग आप गलत तरीके से लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा छुपाया, सप्रेशन ऑफ फैक्ट मटेरियल स्टेटमेंट वगैरह आपने छुपाया, फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर आपने एडवांस रूलिंग ले ली तो मान लिया जाएगा कि आपने एडवांस रूलिंग ली ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एडवांस रूलिंग लेने का प्रोसीजर क्या होता है, तो एडवांस रूलिंग लेने का प्रोसीजर ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, वैसे मेरे को लगता नहीं एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल में पूरा का पूरा प्रोसीजर दे रखा है, मॉड्यूल छोड़ो हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर पूरा प्रोसीजर दे रखा है, तो वो उससे आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन जाती है, जैसे मान के चलना हॉस्पिटल होता है, अब हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है कि भाई आप गए, हमारे को दिल में तकलीफ है, तो फिर वो हार्ट वाले डॉक्टर के पास भेज देगा। अब दिल वाला डॉक्टर चेक करेगा कि भैया तकलीफ सही भी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, फिर अगर सही हो सकती है तो फिर वो तकलीफ का सॉल्यूशन देगा, नहीं हो सकती तो केस रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस इन द सेम वे इसमें क्या हुआ है कि आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करेंगे 5,000 रुपए की फीस के साथ, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जाएगी कंसर्न ऑफिसर के पास, केस देखा जाएगा कि आपने जो सवाल पूछा है ना एडवांस रूलिंग में, वो जो 7 मैटर दे रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो 7 मैटर से रिलेटेड केसेस है तो एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब से कोर्ट आपका केस गया एडवांस रूलिंग में, उसके 90 डेज के अंदर आपका क्या आएगा, डिसीजन आ जाएगा, उसका 90 डेज के अंदर डिसीजन आ जाएगा कि भाई क्या एडवांस रूलिंग मिली है आपको, ठीक है। अगर सपोज करो आपका जो डिसीजन आया ना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जा सकते हो, मतलब एडवांस रूलिंग की भी बॉडी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एआर, और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAAR, तो वो सीनियर हो गई उससे, आप वहां पे भी जा सकते हो, 30 डेज के अंदर जा सकते हो। 30 डेज मतलब जब से ऑर्डर आया, भाई एडवांस रूलिंग के लिए हमने अप्लाई किया, 90 डेज के अंदर ऑर्डर कर देंगे वो लोग कि क्या एडवांस रूलिंग आपको मिल गई या नहीं मिली, मिल गई मतलब 90 डेज के अंदर आपको क्या बता देंगे कि आपको एडवांस रूलिंग क्या मिली, रिजेक्ट करना होगा तो पहले रिजेक्ट कर देंगे।
अब 90 डेज के अंदर जब जो भी ऑर्डर आएगा ना, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जिस दिन वो ऑर्डर आया उसके 30 डेज के अंदर आप हायर लेवल पे जा सकते हो, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, प्लस 30 डेज का आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। वहां जाने के लिए आपको 10,000 रुपए फीस और देनी पड़ेगी। वो लोग भी 90 दिन और लगाएंगे, 90 डेज और लगाएंगे, तभी अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन सही की जा सकती है 6 महीने के अंदर। ठीक है, एडवांस रूलिंग के केस में, अपीलेट अथॉरिटी वाले केस में, अपील्स वाले केस में 3 महीना था, यहाँ पे 6 महीना है। और कोई क्लैरिकल वगैरह मिस्टेक है जो क्लियरली दिख रही है, अर्थमेटिकल एरर है, एक जीरो की जगह 2 लग गई, तो आप लाइफ टाइम कभी भी रेक्टिफाई कर सकते हो। ये था इसके अंदर एडवांस रूलिंग के अंदर। एडवांस रूलिंग के क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस रूलिंग में इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किन किन रीजन के कारण आपको एडवांस रूलिंग के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो, तो 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपन ने पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव क्या एडवांस रूलिंग के, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का ये बन सकता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होती है एडवांस रूलिंग की, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक लॉ वगैरह चेंज ना हो जाए तब तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है, आप इसको सॉल्व कर लेना, बड़ी फर्जी केस स्टडी है। इसमें आपसे एक केस स्टडी में पूछ लेगा ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, एडवांस रूलिंग में जाए या नहीं जाए, तो आप बोल दो कि नहीं जाओ, बस ये छोटी मोटी बातें करनी है आपने, कुछ नहीं करना, जो हम क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर प्रोसीजर पूछा है आपसे कि एडवांस रूलिंग का प्रोसीजर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया वही प्रोसीजर है, आप इसको एक बार रीड मान लेना, हो जाएगा एडवांस रूलिंग का प्रोसीजर। और ये जो केस स्टडी है ये एज इट इज वैसी केस स्टडी है जो ऊपर वाली केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो अब वो वाली केस स्टडी देखोगे तो ये वाली भी हो जाएगी। अभी नवंबर 22 में जो लेटेस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन क्या गया था, क्वेश्चन ये आया था, कैन मिस्टर वेंकट ऑब्टेन एडवांस रूलिंग फॉर द इशू रिलेटेड टू प्लेस सप्लाई से एडवांस रूलिंग ले सकते हैं क्या, आंसर इज बिग नो। ऑल्सो लिस्ट ऑल द इशू फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व, किन किन रीजन से आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। तो क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा से चिक के कहा एडवांस रूलिंग में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या पता इस बार आया नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है इस चैप्टर से, लेकिन हाँ वही क्वेश्चन आ गया कि वो क्वेश्चन बताओ जहां से आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हुआ, 2 चैप्टर अपन अभी तक खत्म कर चुके। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज और मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर, हाँ जनरली क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया जाता है इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन तो फॉर श्योर मान के चलिए, बाकी एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन आते हैं, रजिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या। तो रजिस्ट्रेशन का बेसिकली एक ही पर्पज है कि जीएसटी देना और आईटीसी लेना। रजिस्ट्रेशन का क्या काम है, रजिस्ट्रेशन का बस यही काम है कि जीएसटी देने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और अगर आपको आईटीसी चाहिए तो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का बेसिक यही काम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात क्या थी कि अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन अबाउट इट, यू हैव टू टेक मैंडेटरी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप मल्टीपल स्टेट्स के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो। बट अगर आप सेम स्टेट के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर आपके 4 बिजनेसेस है, तो अब आपकी इच्छा है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन से चारों बिजनेस चलाएं या आप 4 रजिस्ट्रेशन लें, डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर आप एक बिजनेस जयपुर में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा नहीं है, आपको मैंडेटरी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही पर्सन के देखो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन नंबर से मिलता है, तो पैन नंबर तो सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस जयपुर में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में है, तो सेम पैन से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मैं लूंगा। ठीक है, तो एक ही पैन नंबर पे जब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, कि भाई जयपुर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सेम पैन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। आपने वैल्यूएशन में भी देखा होगा। ठीक है, वो अपन वैल्यूएशन रूल भी लगाते हैं उन लोगों पे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज से बिजनेस शुरू कर दिया तो आज ही मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपीज आपने पढ़ रखी होगी। जनरली 20 लाख रुपीज की लिमिट होती है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने ऐसे बोला था कि अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, वो भी इंटर स्टेट, अपने ही स्टेट में, तो आपके ऊपर 40 लाख रुपीज की लिमिट लगेगी। अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई करो या फिर इंटर स्टेट सप्लाई करो, तो आपके ऊपर 20 लाख रुपीज की लिमिट लगेगी।
और अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, गुड्स मतलब इंट्रा ही, गुड्स मतलब ऑब्वियसली इंट्रा, गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो भी आपके ऊपर 20 लाख रुपीस की लिमिट लगेगी। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, इफ यू आर डूइंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स देन यू हैव टू मैंडेटरी टेक रजिस्ट्रेशन, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे बिजनेस शुरू कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, अपने ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे 4 बिजनेसेस हैं, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, ठीक है, एक बैंगलोर में, तो चारों ही स्टेट में मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 40 लाख रुपए की लिमिट देखी जाएगी आपके ऊपर। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा गुड्स के केस में। सर्विस के केस में चाहे आप इंटर करो चाहे इंट्रा करो, 20 लाख रुपए की लिमिट है, और गुड्स प्लस सर्विस कर रहे हो तो भी आपको 20 लाख रुपए की लिमिट लगेगी। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अपन बोलते हैं एमएमएनटी वाले स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 ऐसे स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो बोलते हैं हमारी कैपेसिटी 10 लाख रुपए से बाहर नहीं है, चाहे तो आप गुड सप्लाई कर लो चाहे सर्विस सप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, हम 10 लाख रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपको लॉजिक पता है। 6 स्टेट और हैं जिनका नाम है सैमपुट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय, पी फॉर पुडुचेरी, यू फॉर उत्तराखंड और टी फॉर तेलंगाना। त्रिपुरा नहीं, ऊपर वाला टी है त्रिपुरा, ये वाला टी है तेलंगाना, ऊपर वाला एम एम है मणिपुर मिजोरम, ये वाला है मेघालय। बुक्स के अंदर सब दे रखा है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हमारी कैपेसिटी 20 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। इसका मतलब आप जो कह रहे हो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर लेते हैं तो 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। तो सैमपुट वालों ने बोला हम 40 का नहीं दे पाएंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपीस का बेनिफिट दे पाएंगे। तो इसका एक हमने चार्ट बनाया था, चार्ट ये रहा, आप देख लीजिए, बुक्स के अंदर ही है, कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन गुड्स की अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स का मतलब ऑफ कोर्स सी बात है इंट्रा स्टेट, बिकॉज इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एमएमएनटी वाले स्टेट से कर रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो 10 लाख रुपए की लिमिट थी। अगर आप सैमपुट वाले स्टेट से कर रहे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना, तो 20 की लिमिट थी। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हैं इनके अलावा, तो गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इंट्रा स्टेट तो 40 लाख रुपीस का लिमिट था, सर्विस पे 20 लाख रुपीस का लिमिट था, और गुड्स प्लस सर्विस पे भी 20 लाख रुपीस का लिमिट था। इतना आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, अपन 2 रिवीजन और करेंगे क्लास वालों के लिए, तो ठीक है, क्वेश्चंस के लिए भी अलग से रिवीजन लेके आएंगे तो याद आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। आगे बढ़ते ठीक है, अब हमने क्या बोला कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा एमएमएनटी और सैमपुट को छोड़ के। ठीक है, पर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे 40 लाख रुपीस वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब देखो, एमएमएनटी और सैमपुट को तो वैसे ही छोड़ दो, वो तो 10 लाख और 20 लाख पे ही है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं अगर आप उनका इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो 40 लाख रुपीस का बेनिफिट ना मिलके 20 लाख रुपीस का ही मिलेगा, और एमएमएनटी के अंदर है तो 10 का ही मिलेगा। फिर मैंने क्या बोला कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो वैसे 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा, पर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे 40 लाख रुपीस का नहीं मिलेगा, 20 का ही मिलेगा। और अगर वो गुड्स एमएमएनटी वाले स्टेट्स हैं तो एमएमएनटी वाले तो वैसे भी 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाते। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं? तो इन्होंने बोला कि गुड्स ऐसे हैं, एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन इज पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पीआईटी वाले गुड्स, पान मसाला, ठीक है, पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको। अगर आप पान मसाला, आइसक्रीम या टोबैको सप्लाई कर रहे हो, पान मसाला, आइसक्रीम या टोबैको, ठीक है, पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, ये पहले थे, अब कुछ आइटम और ऐड कर दिए। कौन कौन से? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल।
ठीक है, तो ये इतना कुछ याद नहीं करना है, बस इसको रीड मार लेना है 2-3 बार तो याद आ जाएगा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेटर, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फ्लाई 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 करके वैसे समझ जाओगे। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल, अगर इस तरह के सामान है तो आपको 40 लाख रुपीज का बेनिफिट ना मिलकर 20 लाख रुपीज का ही मिलेगा। ठीक है, पर 20 का तो मिलेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? अपना अपन ने इतना रजिस्ट्रेशन में देख लिया, अब सुनना मेरी बात। रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें और थी, कुछ बातें क्या थी, बातें कुछ इस प्रकार थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बोला 10, 20, 40 की जो लिमिट है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस अमाउंट से एक्सीड कर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये वाली बात आपको याद आ रही है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब नॉन टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जम्प्ट सप्लाई हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, एक्सेप्ट आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज। आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज का मतलब क्या है? सपोज करना ए ने बी को सामान सप्लाई करा, ए सप्लायर है, बी रिसीवर है, पर ए ऐसी सप्लाई करता है जिसमें सारा का सारा टैक्स बी जमा कराता है रिवर्स चार्ज के अंदर। ठीक है, तो बी के टर्न, अब बी क्या कर रहा है? बी के लिए हो गई आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज, हो गई बी के लिए, तो ये बी का टर्नओवर थोड़ी है। आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज आप ले रहे हो तो बी का टर्नओवर थोड़ी है, टर्नओवर तो ए का है, बी तो सिर्फ टैक्स जमा करा रहा है, तो ये टर्नओवर में काउंट नहीं होगा आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज और जीएसटी के टैक्सेस। आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज और जीएसटी के टैक्सेस ये क्या होगा? आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज और जीएसटी के टैक्सेस जी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, बाकी एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड होगा। और हाँ, जो शेड्यूल 3 वाले आइटम थे ना, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी थी, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर आपने सप्लाई करी या सेल करी तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में मत जोड़ना। ऑल दो डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। याद आ रहा है क्या तुम्हें? आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। और ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? 80 में एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ एक्सेप्ट आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज और जीएसटी के टैक्सेस। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, राइट? ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर आ जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मे 18 में। इसमें आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सुशांत नहीं होगा, कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालिए आप इस चैप्टर के अंदर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हैं। सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो डीजल आपने बेचा, तो डीजल कुछ नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी। 1 लाख रुपीज विल बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क from the place of Jain Enterprises directly by the principal by declaring the place of Jain Enterprises as its additional business। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जैन एंटरप्राइजेस करके एक पर्सन है, ठीक है, एक फर्म है जैन एंटरप्राइजेस करके, और उनका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। सेकंड वाले पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है कि जैन एंटरप्राइजेस एक जॉब वर्कर है जो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है। प्रिंसिपल ने जैन एंटरप्राइजेस की लोकेशन से कुछ गुड्स बेचे, तो भैया वो टर्नओवर जैन एंटरप्राइजेस का थोड़ी होगा, वो टर्नओवर तो प्रिंसिपल का होगा। तो जैन एंटरप्राइजेस का टर्नओवर पूछा है आपसे क्वेश्चन में, प्रिंसिपल का नहीं पूछा, तो जैन एंटरप्राइजेस के टर्नओवर में ये वाला 3 लाख रुपीस अमाउंट काउंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड, आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे इंग्लैंड 5 लाख रुपए का, क्या ये अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। सप्लाई टू राजस्थान इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही ये जैन एंटरप्राइजेस कहाँ का है? जयपुर का है, राजस्थान का है ये और राजस्थान के अंदर इसका एक दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा वो अलग से रजिस्टर्ड है, तो हम क्यों मानें कि वो अलग से रजिस्टर्ड है? अपने ही किसी सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने किसी दूसरी ब्रांच को सामान भेजा, अलग से रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, रजिस्टरिंग पर्सन तो है ही नहीं, तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। फिफ्थ, ये क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे इसलिए ले लिया।
तो फोर्थ वाले में भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। लास्ट वाला पॉइंट, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच जीएसटी टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिसका टैक्स सामने वाला जमा कराएगा, तो भैया आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके टर्नओवर में तो काउंट होगा। तो टर्नओवर में कौन कौन से पॉइंट काउंट होंगे, 1 लाख रुपीज, ये 5 लाख रुपीज थर्ड वाला पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट 1 लाख, तो टोटल टर्नओवर विल बी 7 लाख रुपीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सॉर्टेड है। तो टोटल अमाउंट विल बी 7 लाख रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आपको आ गया, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आपको आ गया, ठीक है। चलिए अब एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। अगला सवाल ये आता है कि सपोज करो आप क्या कर रहे हो, 3 जगह आपका बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल जयपुर, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। जयपुर, दिल्ली और मुंबई आपका बिजनेस चल रहा है। जयपुर में आपका टर्नओवर है लेट्स सपोज 8 लाख रुपीस, दिल्ली में टर्नओवर है 10 लाख रुपीस और मुंबई में टर्नओवर है 8 लाख रुपीस। आप गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। पर मुंबई के अंदर आप एग्जाम सप्लाई करते हो, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीस एक्सीड कर चुका है। कहाँ का लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जयपुर और दिल्ली, जहां पे आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो आपको मुंबई में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन लेके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का बेसिक पर्पस क्या था, जीएसटी जमा कराना और आईटीसी लेना। जब मुंबई में एग्जाम्प्टी है, ना तो जीएसटी जमा कराना ना आईटीसी लेना, तो रजिस्ट्रेशन लेके करेंगे क्या, समोसा खाएंगे क्या उस कागज पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्या समोसे थोड़ी खाने, तो रजिस्ट्रेशन लेके करेंगे भी क्या, तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, याद करो मैंने क्लास में कुछ ऐसे एग्जांपल दिए थे। आप वेजिटेबल सप्लाई करते हो, वेजिटेबल क्या है, एग्जम्प्ट होती है, आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये। एग्जामिशन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बैठ गया होगा क्योंकि दिमाग में, ठीक है। चलिए समझना मेरी बात ध्यान से, वेजिटेबल आप सप्लाई कर रहे हो, वेजिटेबल क्या है, एग्जाम सप्लाई है, और वेजिटेबल का टर्नओवर है 38 लाख रुपीस। और आप जूस भी सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल होता है, और जूस का टर्नओवर है लेट्स सपोज 3 लाख रुपीस। टोटल टर्नओवर 41 लाख रुपीस हो गया। क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, आंसर इज यस, लेना है। बिकॉज भले ही वेजिटेबल एग्जाम्प्ट हुआ तो क्या हुआ, बट एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा ना वेजिटेबल। थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, मान के चलते हैं कि आप बिजनेस शुरू करें 1 अप्रैल 2022 को, आपने बिजनेस शुरू किया सब्जी और जूस बेचने का, ठीक है। अब मान के चलते हैं 30 अक्टूबर तक या 31 अक्टूबर तक आपकी वेजिटेबल बिकी है लेट्स सपोज 32 लाख रुपीस की, और आपकी जूस बिक गया 8 लाख का। अभी तक तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, और जब तक रजिस्ट्रेशन लोगे नहीं तब तक जीएसटी भी देने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब 31 अक्टूबर के बाद 31 मार्च 2023 तक अब आपकी वेजिटेबल बिकी है और लेट्स सपोज 30 लाख रुपीस की, और जूस आपका बिका है लेट्स सपोज 4 लाख रुपीस का। तो आपको जीएसटी कितने पे देना है, सिर्फ और सिर्फ जूस वाले पार्ट पे देना है 4 लाख रुपीस पे, क्योंकि वेजिटेबल तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। पर रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर 40 क्रॉस हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर तक तो भले ही जूस 8 का बिक गया, आपको कोई जीएसटी नहीं देना। उसके बाद आपको एट द एंड टैक्स कितने पे देना है, 4 लाख रुपीस पे आपको टैक्स देना है। मेरे ख्याल से चीजें आपको याद आ रही होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था कि आप मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उन मल्टीपल स्टेट्स में कोई स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट भी है, और उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, और उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो 10 लाख रुपीस पे आ जाएगी। मान के चलिए कि आप 4 जगह बिजनेसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका पहला बिजनेस है असम के अंदर, दूसरा बिजनेस है आपका बगडोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर, तीसरा बिजनेस है आपका सिलीगुड़ी के अंदर, चौथा बिजनेस है आपका
मिजोरम के अंदर आप असम से क्या कर रहे हो, आप हर जगह इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। लेट्स सपोज असम से आपने माल बेचा 12 लाख रुपए का, असम बगडोगरा से बेचा 12 लाख रुपए का। बगडोगरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिलीगुड़ी से आपने सामान बेचा 10 लाख रुपए का, सिलीगुड़ी क्या है, टैक्सेबल है, असम भी टैक्सेबल है, ठीक है। और मिजोरम से आपने सामान बेचा, लेट्स सपोज मिजोरम क्या है, एग्जेम्प्ट है। मिजोरम से आपने सामान बेचा 8 लाख रुपए का। तो अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल गुड्स बेचते हो तब लिमिट फॉल करेगी, तब थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए पे आ जाएगी। पर यहां तो आप मिजोरम से एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहे हो तो लिमिट 40 लाख रुपीस पे रहेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेट ना तो सैमपुट वाला है, ना एमएमएनटी वाला है, ना असम है, ना बगडोगरा है, ना सिलीगुड़ी है। तो अब लिमिट 40 लाख रुपीस पे आ जाएगी। तो आप देख लीजिए, हाँ जी, टर्नओवर कितना हो गया। लेट्स सपोज मिजोरम से आप सामान बेच रहे हो 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का सामान बेच रहे हो आप मिजोरम से, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना, बताओ। तो मिजोरम से आपने 4 लाख रुपीज का सामान बेचा, ठीक है, तो 24, 34, 38 लाख रुपीज हो गया। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मान के चलते हैं यहां मिजोरम में आप एग्जेम्प्ट की जगह टैक्सेबल सामान बेच रहे हो मिजोरम में, अब क्या होगा, तो अब लिमिट फॉल कर जाएगी 10 लाख रुपीज पे, और आपको आपका टर्नओवर हो गया 38 लाख रुपीज। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और कहां कहां लेना है, मिजोरम में लेना है, सिलीगुड़ी में लेना है, और असम में लेना है, बगडोगरा में नहीं लेना, क्योंकि बगडोगरा में आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करोगे। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, याद आ रहा है नहीं आ रहा। द सेम थिंग्स अप्लाई फॉर सैमपुट ऑल्सो। लेट्स सपोज मिजोरम की जगह क्या होता, मिजोरम की जगह यहाँ पे क्या होता, सिक्किम होता, ठीक है, मिजोरम की जगह क्या होता, सिक्किम होता। और सिक्किम से आप अगर एग्जाम सप्लाई कर रहे होते तो लिमिट वही 40 लाख रुपए की रहती, लेकिन सिक्किम से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो लिमिट विल फॉल डाउन टू 20 लाख रुपीस, ठीक है, क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है वो आपको रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली 3 तरह के सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22, 23 और 24। 22 क्या बोलता है, वो 4 केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। 23 आपको ऐसा बता रहा है 8 केसेस जहां आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। 24 ऐसे बोलता है सेक्शन नंबर, वो ऐसे 12 केसेस हैं जहां आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। उन 12 केसेस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। सेक्शन 22 के वो 4 केसेस कौन कौन से थे, ध्यान से सुनना। तो इन्होंने क्या था कि आप प्रीवियस लॉ में अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, लाइसेंसी अंडर ओल्ड लॉ, आप प्रीवियस लॉ से मतलब जीएसटी से पहले जो भी वैट वगैरह था वहां पे रजिस्टर्ड थे, जैसे जीएसटी आया तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, प्रीवियस लॉ में भी रजिस्टर्ड थे जीएसटी से पहले वाले। दूसरा, जैसे ही आपका टर्नओवर 10, 20 या 40 से क्रॉस कर जाएगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 22 बोल रहा है। थर्ड, अगर आपने अमेलगमेशन वगैरह किया तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वाई, क्यों लेना पड़ेगा, रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज एमएमएनटी से एग्जाम्प्ट हो तो रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं, एग्जाम्प्ट है तो क्यों लेंगे। जिस भी स्टेट में आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन लेके क्या करोगे, सुनना मेरी बात आगे। ट्रांसफरी अंडर आ स्कीम अमेलगमेशन और डीमर्जर किया आपने, अमेलगमेशन हुआ तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है ना वो पैन बेस होता है, और अगर आपने अमेलगमेशन कर लिया तो आपका नए पैन नंबर से काम चलेगा। अब आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे काम नहीं चला सकते। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि बिजनेस का नाम बदल लो, बिजनेस वही रहेगा, बस रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, एनी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस चेंज इन ओनरशिप ड्यू टू डेथ। फॉर एग्जांपल पहले ग्रैंडफादर का बिजनेस था, अब आपको मिल गया, तो बिजनेस तो वही रहेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडफादर का पैन नंबर अलग था और आपका पैन नंबर अलग होगा। सेक्शन नंबर 22 बड़ा क्लियर है। सेक्शन नंबर 23 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, वो ऐसे 8 केसेस जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 23 आपको ऐसे 8 केसेस बताता है। कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे ध्यान से सुनना मेरी बात। वो ऐसे 8 केसेस कौन कौन से हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सुनना मेरी बात। पहला केस, कोई पर्सन कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा। पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स। कोई पर्सन है जो एग्रीकल्चरिस्टिक है, किसान वगैरह है, तो वो वैसे भी एग्जाम सप्लाई में आता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। कोई ऐसा पर्सन है जैसे मान के चलते हैं कि
चेतन है, चेतन, चेतन सप्लाई कर रहा है किसको? चेतन सप्लाई कर रहा है, मान के चलो प्रीतिश राज को सप्लाई कर रहा है चेतन, ठीक है। अब चेतन जितनी भी सप्लाई करता है उसका टैक्स प्रीतिश पे करती है आरसीएम में। तो चेतन रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा? प्रीतिश राज को कंपलसरी लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 24 के अंदर, पर चेतन लेके क्या करेगा? तो चेतन विल फॉल अंडर सेक्शन नंबर 23, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। कोई ऐसा पर्सन है जो सर्विस सप्लाई करता है इंटर स्टेट और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक ही है, तो भी रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा? ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई है कि आप अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को। क्यों दिया है? हमने क्लास में देखा था कि अगर कोई पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाता है, भले ही वो इंटर स्टेट सप्लाई करे, तो भी उसको 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को। जैसे जोधपुर वाले हो गए, काफी लोग राजस्थान में तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफी बनते हैं, वो लोग अगर इंटर स्टेट सप्लाई करें तो उनको 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। पर उसके अंदर बात क्या थी कि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हाथ से बने होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मशीन का इस्तेमाल भी हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दे कि आधे हाथ से बने हैं और आधे मतलब आधे मशीन से बने हैं, ऐसे कोई परसेंटेज दे दे, तो फिर उनको हैंडीक्राफ्ट गुड्स कंसिडर नहीं करेंगे अपन। हाँ, हल्की फुल्की मशीन अलाउड है, बट प्योरली बेसिकली हाथ से ही बने होने चाहिए वो गुड्स, ठीक है। कुछ भी परसेंटेज दिया जाएगा तो उसको हैंडीक्राफ्ट गुड्स मत मानिएगा। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 20 लाख रुपए का लिमिट मिल जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? सीटीपी। सीटीपी और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में काफी फर्क थे। फर्क क्या क्या थे, ध्यान से सुनना। सीटीपी मतलब क्या होता है? कैजुअल। देखो, दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है फॉरएवर वाला रिश्ता, ठीक है, एक होता है कैजुअल डेटिंग। कैजुअल मतलब थोड़े टाइम के लिए, बस कोई सीरियस नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है जयपुर के अंदर, मेरा मेरे एक शू का शोरूम है, शूज बेचता हूं मैं। मुंबई के अंदर एक एग्जीबिशन थी, मैं चला गया थोड़े टाइम के लिए, 10 दिन के लिए एग्जीबिशन में चला गया मैं, ठीक है। तो मैं हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो कैजुअल पर्सन में और फॉरएवर वाले में काफी डिफरेंस होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात ध्यान से। सीटीपी और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। सीटीपी में आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एडवांस रजिस्ट्रेशन, एटलीस्ट 5 डेज, मतलब 5 डेज इन एडवांस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस। नॉर्मल वाले केस में क्या होगा? यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। एडवांस वाले केस में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। एडवांस में आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर एडवांस में किस बेसिस पे कराएं? जितना आपको लगता है कि आपकी सेल होगी उस हिसाब से आप करवा लो। सर अगर कम करवा दिया तो 18% से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और सर अगर ज्यादा करवा दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। रिफंड के केस में क्या होगा? आप जब भी रिफंड के लिए अप्लाई करोगे उसके 60 डेज में अगर आपको रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर 60 डेज में आपको इंटरेस्ट नहीं मिला तो 61st डे से आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको कोई एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, नॉर्मल के रिलेशन बड़े, नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोविजन बड़े सिंपल है। सिंपल मतलब एक तरीका होता है, वही है, पूरा फॉलो कर रखा है। पर सीटीपी के लिए थोड़ा अटेंटिव है गवर्नमेंट। मतलब सीटीपी मतलब कैजुअल हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैलिडिटी होती है क्या? कैजुअल रजिस्ट्रेशन की कोई वैलिडिटी होती है क्या? तो आंसर इज यस, 90 डेज की वैलिडिटी होती है। प्लस अगर आपको ज्यादा ही पसंद आ जाए तो 90 डेज का एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या होती है? फॉरएवर वाली वैलिडिटी होती है, ठीक है। फॉरएवर वाली वैलिडिटी होती है इसकी, ठीक है। क्लियर है? तो ये सीटीपी था और ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बीच में कुछ फर्क होता है। इन द सेम वे एनआरटीपी, आप क्या कर रहे हैं? कोई अगर विदेशी रिलेशन है, मतलब विदेशी, अगर आप कोई फॉरेनर है जो नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको भी एनआरटीपी बोला जाता है, उसके लिए भी यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? टीम फॉरएवर मानसी भाई, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम टीम फॉरएवर ओनली, ठीक है। फास्ट ट्रैक वालों से पूछा गया
कौन कौन कैजुअल वाला है, कौन 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 टीम फॉरएवर वाला, बट आप मानेंगे नहीं, फास्ट ट्रैक में बहुत लोगों ने सीटीपी को प्रेफरेंस दी है। और आई वाज वेरी वेरी फीलिंग, मतलब कि बड़े वोकल हैं यार ये लोग, अच्छा है मतलब बता पा रहे हैं, मतलब ठीक है, कई लोगों ने बोला कि हाँ वी प्रेफर सीटीपी। चलिए सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो अब क्या बोला गवर्नमेंट ने कि सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी देख लिया, एडवांस में लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एटलीस्ट 5 डेज पहले आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। बट अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो, तो आपको भी 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। ऑल दो सीटीपी के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर कोई सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है तो उसको भी 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि सीटीपी अगर हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है तो उसको भी 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया हुआ है। अब आते हैं ईसीओ वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ बेसिकली होता क्या है? ईसीओ वो होता है, एक दलाल होता है ईसीओ, जो दूसरों का सामान बेचता है ईसीओ, ठीक है। अमेजॉन सप्लायर का सामान ईसीओ पे रजिस्टर्ड कर दिया, बायर को दूसरा खरीद रहा है। अमेजॉन का एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। सीट ईसीओ वो हो गया। अब ईसीओ के केस में अलग अलग प्रोविजन है। ईसीओ पहला होता है ईसीओ अंडर सेक्शन 95। अब ये 95 वाला ईसीओ क्या होता है, ठीक है, ये 95 वाला ईसीओ होता क्या है? 95 वाला ईसीओ याद करो, आरसीएम चैप्टर में हमने पढ़ा था, ओला। हमने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई थी? हमने शॉर्ट फॉर्म ये बनाई थी कि अंकित ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और फिर साथ में उनके खाना खाया, स्विगी से खाना ऑर्डर किया। ओला में बैठ के ओयो गया, वहां जाके अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और साथ में बैठ के स्विगी से खाना ऑर्डर करके खाया। ये शॉर्ट फॉर्म थी 95 वाले इश्यू की। 95 वाला इश्यू क्या है, मैं आपको फटाफट एक बार रिकॉल करवा देता हूं, याद करो। 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है। 9192 फॉरवर्ड चार्ज, 9394 आरसीएम, 95 ईसीओ। देखो भैया, ईसीओ तो अमेजॉन भी है, पर 95 वाला ईसीओ नहीं है। सपोज करो कि सुशांत है, अमेजॉन पे साड़ी बेच रहा है, तो उस केस में उसका टैक्स अमेजॉन जमा नहीं कराएगा, उस केस में उसका टैक्स सुशांत ही जमा कराएगा, अमेजॉन तो सिर्फ टीसीएस काट लेगा, ठीक है। टैक्स तो सुशांत ही जमा कराएगा। पर 95 वाले कब पैदा हुए कि जहां ना तो सप्लायर लायक है देने के, ना रिसीवर लायक है देने के, तो गवर्नमेंट ने बोला इस बीच वाले को पकड़ो, ठीक है, इस बीच वाले को पकड़ो, उसको बोलते हैं 95 वाला ईसीओ। जैसे ओला, अब ओला के केस में ड्राइवर से थोड़ी टैक्स वसूलेंगे, वो थोड़ी देगा टैक्स, ना रिसीवर देगा। जो ओला में अंकित बैठा है, बोले जीएसटी ले ले, अंकित बोला हाँ ले ले। कैसे ले ले जीएसटी? हमको नहीं पता कहां से जीएसटी जमा कराते हैं, है ना। तो अंकित थोड़ी जीएसटी जमा करा के आएगा, ड्राइवर को बोलेंगे जीएसटी दे दे, बोले ले ले, तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो किसको पकड़ा? बोले ओला को पकड़ लो, उबर को पकड़ लो, ठीक है। तो 95 वाले ईसीओ 4 ही है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप ही टैक्स दो, आप ही टैक्स दो, ठीक है। तो जो ईसीओ 95 वाला है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको तो जीएसटी वैसे भी देना पड़ेगा, तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा? याद आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो 95 वाले ईसीओ को कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगला सवाल ये आता है कि अगर कोई ईसीओ पे सामान, सप्लायर सामान बेच रहा है, जैसे सुशांत अमेजॉन पे साड़ी बेच रहा है, इसको साड़ियां पहनाना बहुत पसंद है, लोगों को फैंसी फैंसी साड़ियां पहनाता है ये। पहले ऑफलाइन स्टोर था, अब अमेजॉन पे इसने दुकान डाल ली, बहुत चल रहा है, ठीक है। अब अमेजॉन पे अगर आप गुड्स बेच रहे हो, उस केस में भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस केस में भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप अमेजॉन पे गुड्स बेच रहे हो। क्यों लेना पड़ेगा भैया? सुनो, गुड्स पे तो वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। अब मान लो सुशांत मुंबई में रहता है, तो जरूरी थोड़ी है कस्टमर मुंबई महाराष्ट्र का ही होगा, कस्टमर तो पैन इंडिया कहीं का भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली इंटरस्टेट सप्लाई तो होनी है। तो पहले ही दिलवा दो ना इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एडवांस में पहले ले ले, फिर बाद में रोएगा कि एक साड़ी दिल्ली में बिक गई, क्या करे। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले भाई, अगर तू इसी के थ्रू गुड्स बेच रहा है तो रजिस्ट्रेशन ले, काम खत्म कर, ठीक है। चलो अभी 2 पॉइंट हो गए कि ईसीओ जो 95 वाला है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ईसीओ टीसीएस भी काटता है, काटता है कि नहीं काटता? काटता ही है ना ईसीओ टीसीएस। अब टीसीएस क्यों काटता है, वो टीसीएस वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। सुन ही लो, आज ही पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो
ये सुशांत है, ये अमेजोन के थ्रू 10 लाख रुपए की साड़ी बेच रहा है। ये क्या कर रहा है, अमेजोन के थ्रू 10 लाख रुपए की साड़ी बेच रहा है। सेल्स रिटर्न वगैरह होने के बाद मान लो ये मार्च, मान लो सितंबर मंथ की बात है, सितंबर मंथ में इसने 10 लाख रुपए की साड़ी बेची अमेजोन के थ्रू, आफ्टर सेल्स रिटर्न है एवरीथिंग। अमेजोन क्या करेगा, 1% टीसीएस काट के, मतलब 10 लाख का 1% कितना हो, 10,000, 9,90,000 रुपीज इसको वापस कर देगा। और लेट्स सपोज साड़ी पे जीएसटी रेट है 12%, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है अब सुशांत को कि 1% तो अमेजोन ने जमा करा दिया आपका, 11% अब आप जमा कराओ। सुशांत बोल रहा है कि एक भी क्यों कराया, 12 ही मैं करा देता, ये एक क्यों कराया इसने। तो गवर्नमेंट ने बोला बात ऐसी है कि टीसीएस काटने का प्रोविजन क्यों आया, द रीजन इज वेरी मच सिंपल, कि ट्रैक हो सके कि भाई सुशांत जैसे कितने लोग हैं जो अमेजोन के थ्रू सामान बेच रहे हैं, लाखों लोग हैं, ऐसे कितने सारे ईसीओ हैं जिन पे सामान बिक रहा है। पता चला कल को सुशांत बोल दे कि नहीं मैंने तो 8 लाख रुपए का सामान बेचा है, तो कैसे ट्रैक होगा। तो इससे बढ़िया है ना कि ईसीओ 1% काट के दे इसको ऑलरेडी, सो दैट अब ईसीओ ने 1% काटा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भैया अमेजोन ने 10,000 रुपए सुशांत के नाम पे जमा कराए, जो कि 1% है। तो कुल मिला के सुशांत की टोटल सेल्स हुई थी वो 10 लाख रुपए की हुई थी। अब सुशांत चीटिंग नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए टीसीएस काटना पड़ रहा है। याद आ रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो अब ईसीओ, जो ईसीओ टीसीएस काटता है उसको टीसीएस काटने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई टीसीएस का डिपार्टमेंट अलग ही चलने दो, एक रजिस्ट्रेशन अलग से ले लो जो टीसीएस को मैनेज करता हो, टीसीएस हैंडल करता हो। तो अभी तक क्या हुआ, जो ईसीओ 95 वाला है उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो ईसीओ की तरह गुड सप्लाई कर रहा है ईसीओ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो ईसीओ टीसीएस काट रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस बेच रहे हो, अगर आप ईसीओ पे सर्विस बेच रहे हो, जैसे एलिश है, ऑनलाइन सर्विसेज देता है लड़का, ऑनलाइन सर्विसेज का बिजनेस है इसका, ठीक है। तो अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है आपको, क्योंकि आप सर्विस तो वैसे भी इंटरेस्टेड दे सकते हो ना, 20 लाख रुपए तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आप ये वाला पॉइंट रीड करो, पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ। अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट ये कहता है। सेक्शन नंबर 23 के अंदर क्या बोलता है कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर और नॉट। तो ये 7 पॉइंट अभी तक अपने पढ़ लिए। आप अगर देखेंगे 7 के 7 पॉइंट कवर्ड है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट हो गए। अब आपके 7 पॉइंट तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट ये रहा। पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 40 लाख रुपीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे को 100% श्योर हूं कि इजीली समझ में बैठ रहा होगा। जिन लोगों को लगता है कि नहीं आ रहा है या आईडीटी में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, उससे आपका सारा का सारा बैच, सारा का सारा डाउट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। इतना अपन ने देख लिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 पे आते हैं। अभी तक अपन ने सेक्शन नंबर 23 देखा कि 8 केसेस वो जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 24 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, वो ऐसे 12 केसेस हैं सेक्शन नंबर 24 के अंदर जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 24 के अंदर ऐसे 12 केसेस हैं जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है। सेक्शन नंबर 24 के अंदर क्या है, ऐसे 12 केसेस हैं। अब वो 12 केसेस कौन कौन से, ध्यान से समझना, आप खुद ही बता दोगे, मैं आपको पहले बताता हूं। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा एक केस, तो ये रहा। अगर आप ऐसी सप्लाई करते हो, आपके सारे के सारे जो परचेजेस है ना वो ऐसी परचेजेस हैं जिसपे आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ रहा है, तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीटीपी हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप एनआरटीपी हो तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ईसीओ हो, कौन से ईसीओ, 95 वाले, तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप ईसीओ हो कौन से, टीसीएस काटने वाले, तो भी लेना पड़ेगा। अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो तो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और बताओ भैया। देखो इतने पॉइंट तो हमने निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 तो अपन ने ऐसे बता दिए बैठे बैठे।
और बताओ, देखते हैं। वैसे तो 12 के 12 मुझे याद है, मतलब सेनोरिटा से आप बना सकते हो इजीली, बट 7 तो अपन ने क्लियरली बता दिए, बाकी अब उस टॉपिक पे चल के देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को याद होंगे। पहला पॉइंट देख लो, पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, सीटीपी, पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, ईसीओ 95 वाला, एनआरटीपी। अच्छा, कई जो लोग सिर्फ टीडीएस काटने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 51 में टीडीएस काटते हैं ना, अभी टीडीएस वाला चैप्टर देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट है जो टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस जो लोग काटते हैं उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो जो टीडीएस काट रहे हैं उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो जो लोग सिर्फ टीडीएस काट रहे हैं उन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 6 पॉइंट हो गए अभी तक। 7वां, याद करो प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट कौन सा प्रिंसिपल एजेंट? अरे जो सप्लाई में चैप्टर में था ना, शेड्यूल 1 वाला पैरा 3 वाला एजेंट, जो बागा जेठालाल जो अपने नाम से इनवॉइस बना के आगे सामान दे रहा था, याद करो, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता था वो एजेंट, ठीक है। तो वो वाला एजेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। अगर आप सप्लायर अदर देन नोटिफाइड 95 हु सप्लाई, अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान सप्लाई कर रहे हो, 95 वाले ईसी को छोड़ दो भाई, 95 वाले को तो ईसी को खुद ही चेक जमा कराना है, मतलब आप ओला उबर अमेजॉन के, ओला उबर स्विगी अर्बन क्लैब को छोड़ दो, इनके अलावा आप किसी ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो, जैसे अमेजॉन के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 9th वाला पॉइंट, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जिसको टीसीएस काटना है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओआईडीआर सर्विसेज, ओआईडीआर सर्विसेज हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अपने किसी एजेंट वगैरह के थ्रू, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और इंडिया में उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी के अंदर आपने देखा था सेक्शन नंबर 20, याद करो। आईएसडी क्या होता है? सपोज करो मेरी हेड ऑफिस की ब्रांच है बैंगलोर के अंदर, और मेरे खूब सारी ब्रांच, हेड ऑफिस तो हो गया मेरा बैंगलोर में, बाकी मेरी ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, लखनऊ में, फिर एक ब्रांच कर्नाटका में भी थी, ठीक है, याद करो मैंने एग्जांपल दिया था पूरा वो। तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन आपको, सपोज करो हेड ऑफिस को अपनी ब्रांचेस को अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अलग से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी नोटिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी नोटिफाई कर सकती है अलग से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। गवर्नमेंट ने अपने लिए स्कोप छोड़ दिया कि भाई 11 लोग तो हैं ही, इसके अलावा हमारा अगर कोई मन कर गया, एक आध कोई रह गया हो, तो हम चाहें तो किसी को भी नोटिफाई कर सकते हैं कि भैया तेरे को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 24 भी क्लियर हो गया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने क्या देखा कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने टाइम में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, सभी लोग पूरे फोकस के साथ देखना। लेट्स सपोज आपने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2021 को, आपने 22 को आपने बिजनेस शुरू किया, और आपका 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर क्या हो गया, 20 लाख रुपए क्रॉस कर गया। मान के चलते हैं आप गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, आप थ्रेशोल्ड आपका 20 लाख रुपए है, आपका 30 सितंबर तक आपका 20 लाख क्रॉस कर गया, ठीक है। तो जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा, उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे? अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे? जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? 30 सितंबर हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 25 अक्टूबर को, तो क्या वो विद इन 30 डेज है? हाँ जी, वो विद इन 30 डेज है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे? 30 सितंबर विल बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है नहीं है? क्लियर है, 30 सितंबर विल बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, अच्छा सुनना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई कर दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हुई? 30 सितंबर। सुनना मेरी बात ध्यान से। लेट्स सपोज आपने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2022 से, मान के चलते हैं 15 जुलाई को आपने 10 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, इनपुट रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना धंधा चलाने के लिए, बिजनेस में गुड्स परचेज करा आपने। क्या आपने 15 जुलाई को जब 10 लाख रुपए का सामान परचेज किया होगा, तो क्या आपने सामान की आईटीसी ली होगी? आंसर इज नो, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो कैसे लोगे आईटीसी? तो आप 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जितनी भी सप्लाई कर रहे हो, उस पे ना तो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, और ना ही आप आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। बढ़िया स्मूथली काम चल रहा है। लेकिन 29 सितंबर की शाम को आपके पास मान के चलो 3 लाख रुपए का सामान ऐसा पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं। 7 लाख रुपए का सामान तो बिक गया, बात ही खत्म हो गई। अब 3 लाख रुपए का सामान आपके पास ऐसा पड़ा है जो अनसोल्ड है, और 30 सितंबर से जितनी भी सेल होगी उस पे आप जीएसटी कलेक्ट करके दोगे गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट का एक ही फंडा है, जीएसटी कमा के दो और आईटीसी लो। तो 30 सितंबर से जितना भी सामान बिकेगा,
30 सितंबर से जितना भी सामान बिकेगा उस पे क्या होगा, उस पे जीएसटी आप ला के दोगे। अब ये 3 लाख रुपए का सामान ऐसा पड़ा हुआ है जिसपे हमने आईटीसी तो क्लेम नहीं करी, लेकिन अब ये 30 सितंबर या उसके बाद बिकेगा और उस पे जीएसटी भी आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि भैया अब इस पे जब जीएसटी आएगा तो इसकी आईटीसी भी चाहिए हमको 3 लाख रुपए के सामान की। तो 29 सितंबर मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो उससे एक दिन पहले की शाम को जितना भी आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह, आप उस सब की आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी उससे एक दिन पहले की शाम को आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो जी हाँ, आप 29 सितंबर की शाम को जितना भी आपके पास इनपुट्स है आप उसका आईटीसी क्लेम कर लीजिए, 3 लाख रुपए आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई नहीं करा, यहां वाला केस तो है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज आपने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को, आपने बिजनेस शुरू किया 2022 को आपने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, 30 सितंबर को क्या हुआ था, आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से क्रॉस हो गया था, आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए लेट्स सपोज 5 नवंबर को आपने क्या किया, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, आरसी मिली, लेट्स सपोज आपको आरसी मिली 15 नवंबर को, 15 नवंबर को आपको आरसी मिली। ठीक है, तो इस केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे, इस केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे 15 नवंबर इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको आरसी मिली। तो अब इसमें नुकसान क्या हुआ उस वाले केस में और इस वाले केस में, फर्क क्या पड़ रहा है, कभी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले, नुकसान ये हुआ कि सुनो, थ्रेशोल्ड तो आपका 30 सितंबर को क्रॉस हो गया था, इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर के बाद आपकी जितनी भी सप्लाई हुई है उस सब पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। 30 सितंबर के बाद आपने जितनी भी सेल की है उस सब पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पर आपको आईटीसी पता है कब मिलेगी, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है ना उससे एक शाम पहले जितना भी इनपुट पड़ा है, तो आपको आईटीसी मिलेगी 14 नवंबर की शाम को, जो भी इनपुट पड़ा है उस पर आईटीसी मिलेगी। कुल मिला के 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक जितनी भी सेल होगी उस पर जीएसटी तो कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके नहीं आएगा समझ, क्लियर है नहीं है, आईटीसी का लॉस होगा। हर किसी को याद आ रहा है, प्रीतेश, मानसी, मीनाक्षी जी, चेतन, जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम 60-70 लोग लाइव तो बैठे ही। शॉकिंग बात यह है, ये रिवीजन मैंने फास्ट ट्रैक वालों के लिए भी चालू रखा है, फुल कोर्स वालों के लिए चालू रखा है। 1213 टोटल बच्चे हैं जो हैं, और उनमें से लाइव इतने कम कैसे, इतना आपको समझ में आया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे, अगर 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो क्या मानेंगे, 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो क्या मानेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि लेट्स सपोज, सुनिएगा मेरी बात, जैसे इस वाले केस में हमने क्या बोला कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल को। ठीक है, और 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया था और आपने लेट्स सपोज 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया था, तो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे, 30 सितंबर मानेंगे, क्योंकि 30 दिन में आपने अप्लाई कर दिया था। अब हमारे को आरसी कब मिली, अप्लाई आपने किया लेट्स सपोज 25 अक्टूबर को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपको आरसी मिल गई लेट्स सपोज 8 नवंबर को आपको आरसी मिल गई। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 30 सितंबर के बाद जितनी भी सेल हुई ना उस पे क्या करके दो, उस पे जीएसटी लाके दो। हम कह रहे हैं जब कहां से लाके दें जीएसटी, अभी तक हमारे पास, हम इनवॉइस भी कैसे इशू करें, हमारे पास जीएसटी नंबर भी नहीं आया अभी, तो जीएसटी नंबर ही 8 नवंबर को आया है और इनवॉइस के ऊपर तो जीएसटी नंबर लिखना होता है। मान लो सामने वाला जो पर्सन है वो B2B कस्टमर है, वो बिजनेसमैन ही है जो हमसे सामान खरीद रहा है, तो भाई उसको तो हम प्रॉपर इनवॉइस देंगे जिसमें हमारा जीएसटी नंबर लिखा होगा, तभी तो वो आईटीसी ले पाएगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के हम जीएसटी कैसे कलेक्ट कर लें। तो गवर्नमेंट ने बोला आप तो कलेक्ट करो, जिस दिन आपके पास आरसी आ जाए उससे 1 मंथ के अंदर, उससे 1 मंथ के अंदर आप क्या करो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। उसके 1 मंथ के अंदर आप क्या करो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। मतलब 30 सितंबर से लेके 8 नवंबर के अंदर, 8 नवंबर तक जितनी भी सप्लाई हुई है, 30 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक जितनी भी सप्लाई हुई है उसका आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, और 8 नवंबर के बाद जो होंगी उनका तो नॉर्मल इनवॉइस इशू कर ही देना, जिसपे जीएसटी नंबर डाल देना। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो जिस दिन आरसी आएगी उसके 1 महीने के अंदर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारा ये वाला केस था जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई नहीं किया,
सपोज करो इस वाले केस में आरसी आई थी 15 नवंबर को और हमने अप्लाई किया था 5 नवंबर को, तो 30 सितंबर से हमें जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। 30 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक जितनी भी सप्लाई हुई है उस सब का हमको अगले 1 महीने के अंदर मतलब 15 दिसंबर तक हमें रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर है या नहीं है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इतना सिंपल है, ये चार्ट देख लो कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और अगर आप, दो ऑप्शन होते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करने का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे दिखा रहे हैं कौन सी बड़ी बात है। आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्ट करने का मतलब होता है फोन पे एक ओटीपी आती है, जिस फोन नंबर पे आधार लिंक होता है ना, उस फोन नंबर पे एक ओटीपी आती है। अगर आपने ओटीपी बता दी तो बोलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, और ओटीपी नहीं बता पाए तो बोल देते हैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। तो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी, ठीक है, लेट्स सपोज आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी 10 नवंबर को और आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया अपना, तो अब 7 डेज के अंदर मतलब 17 नवंबर तक दो बातें होंगी, या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर डिपार्टमेंट चुप है, ना हाँ बोला ना बोला, तो उसकी चुप में ही हाँ मान लेंगे हम। अगर 17 नवंबर तक डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं बोला तो हम ये मान लेंगे कि हम रजिस्टर्ड हो चुके। ठीक है, लॉ बनाने वाले भी लड़के ही थे शायद, उसकी ना में भी हाँ मान ली। ठीक है, पर वैसे क्या होना चाहिए कि अगर उसकी हाँ है तो ही हाँ है, ना मतलब ना और कुछ नहीं मतलब भी नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इन्होंने 7 डेज के अंदर डिपार्टमेंट दो बातें बोल देगा, या तो हाँ तो मतलब हाँ, अगर ना तो भी हाँ, ऐसा मान रहे हैं लोग। ठीक है, और अगर डिपार्टमेंट ने, मान लो डिपार्टमेंट को कोई गलती नजर आ गई तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा। फिर अगर हाँ बोल दिया तो बात ही खत्म, ना बोल दिया तो भी हाँ है, मतलब हाँ बोल दिया तो हाँ है, कुछ नहीं बोला तो भी हाँ है, पर ना बोल दिया मतलब आपको कोई नोटिस भेज दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर। उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर, मतलब आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ भी मांगे, तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर। ठीक है, अब जिस दिन आपने रिप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि 10 नवंबर को आपने अप्लाई किया, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट ने 15 नवंबर को ही आपको नोटिस भेज दिया। अब 15 नवंबर से अगले 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन आप रिप्लाई करोगे, लेट्स सपोज आपने रिप्लाई कर दिया 18 नवंबर को ही कर दिया, विद इन 7 डेज, जिस दिन आपने रिप्लाई कर दिया उसके अगले 7 डेज के अंदर अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर चुप है तो आप हाँ मान लेना, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो भैया आप रिजेक्ट ही हो गया, आप नया एप्लीकेशन अप्लाई करो, अब बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं देने पड़ेंगे। क्लियर है या नहीं है? तो 7 डेज वाला कॉन्सेप्ट चलाया जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड है। ठीक है, अच्छा अगली बात पे आते हैं कि भैया ध्यान से सुनना। अब आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं कराया, मतलब ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 10 नवंबर और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो डिपार्टमेंट वाले विद इन 30 डेज आपको हाँ या ना बोलेंगे, या तो हाँ बोल देंगे, या साइलेंट हैं अगर तो साइलेंट इज अप्रूवल, हाँ मान लेंगे,
और अगर कुछ दिक्कत है तो नोटिस भेज देंगे आपको, ईमेल पे नोटिस आ जाता है या जीएसटी के पोर्टल पे नोटिस आ जाता है। नोटिस आया, फिर उसके 7 डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, फिर वापस उसके 7 डेज के अंदर डिपार्टमेंट हाँ या ना बोलेगा आपको, फिर आगे वाला प्रोसीजर तो वही 7 डेज का होगा, बस पहले वाला 30 डेज का हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, पर डिपार्टमेंट को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने की इच्छा हुई, डिपार्टमेंट को आपको प्लेस ऑफ बिजनेस विजिट करने की इच्छा हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन करने की इच्छा हुई डिपार्टमेंट को, तो भी डिपार्टमेंट 30 डेज लेगा, भले ही आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट हो गया तो भी। सिर्फ और सिर्फ एक केस में 7 डेज था कि जब आधार ऑथेंटिकेशन हो गया सक्सेसफुल और डिपार्टमेंट को कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना, तब 7 डेज है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया तो 30 डेज वाला प्रोविजन, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी 30 डेज, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया लेकिन सक्सेसफुल भी हो गया पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो भी 30 डेज। क्लियर है नहीं है? सॉर्टेड है, प्रोविजन क्लियर है। ठीक है, अब है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह कि रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल करेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप देखना इधर, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, डीमर्जर अमेलगमेशन हो गया, बिजनेस का नेचर बदल दिया आपने, तो डिपार्टमेंट वाला खुद या आपकी एप्लीकेशन आने पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक है, कि भाई ओनर की डेथ हो गई ये सब, तो कैंसिलेशन हो जाएगी। या फिर अगर आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए आप रिटर्न ही नहीं भर रहे हो, तो भी आपका कैंसिल कर देगा डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, आपने इस एक्ट में कोई वॉल्यूशन किया तो भी आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। आप QRMP स्कीम में और कंटिन्यूस रिटर्न ही नहीं भर रहे हो तो भी कैंसिलेशन कर देगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, कुछ खास काम के नहीं है। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन था राजेश डायनेमिक वाला, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है आपसे कि राजेश डायनामिक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु, ये 4 बार 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, 4-5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राजेश डायनामिक एक बंदा है जो कि चेन्नई का है, और वो बता रहा है कि हमारा पेट्रोल बेच के इतना टर्नओवर है, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, हम परचेजेस हमारी इतनी है जिसपे हम RCM में टैक्स देते हैं, वो है 9 लाख रुपए की। सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई, 2 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर ऑयल चेन्नई में बेच रहे हैं। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बैंगलोर कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, 1.5 लाख रुपए का। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच है 11.5 लाख रुपीज की। इनका टर्नओवर अगर निकाला जाए राजेश डायनामिक का तो 18 लाख, ये सेकंड वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये परचेजेस है, प्लस 18 प्लस 2 20 लाख प्लस 1.5 प्लस 11.5 मतलब 33 लाख रुपीज का इनका एग्रीगेट टर्नओवर बनता है। राजेश जी क्या कह रहे हैं कि इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव अ टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज इधर एट चेन्नई। राजेश जी कह रहे हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड ना तो चेन्नई में 40 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है, ना बैंगलोर में, ना ही मणिपुर में, तो हमको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मोरेवर राजेश जी ऐसे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देखते, वो अपन देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में। आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि राजेश डायनामिक का एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, 33 लाख रुपए टर्नओवर है। अब अपनी टिप्पणी दो, अपना कमेंट मत करो इस पे, ऐसा पूछा गया है। पहली बात तो राजेश जी बिल्कुल फालतू की बकवास कर रहे हैं। राजेश जी कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए का टर्नओवर देखेंगे चेन्नई में, 40 का देखेंगे बैंगलोर में, 40 का मणिपुर में। पहली बात तो ये टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर होता है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट का टर्नओवर नहीं देखा जाता। दूसरी बात, ये जो टर्नओवर है हमारे वाले क्वेश्चन में 10 लाख रुपए का होगा क्योंकि मणिपुर ब्रांच भी आ गई है बीच में, मणिपुर वाली ब्रांच से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो राजेश जी दूसरी बात भी गलत कह रहे हैं कि टर्नओवर 40 का नहीं, जो राजेश जी कह रहे हैं ना कि 40 लाख का टर्नओवर, पहली बात तो 40 लाख का टर्नओवर स्टेट वाइज नहीं देखते, पैन इंडिया वाइज देखते हैं। दूसरी बात, आपके केस में तो 40 भी नहीं है, आपके केस में 10 ही है। ठीक है, ठीक है। राजेश जी की तीसरी बात और गलती, राजेश जी क्या कह रहे हैं
कि एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए काम नहीं आता। बिल्कुल जरा सा गलत बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए काम में आता है एग्रीगेट टर्नओवर। चौथी बात, राजेश जी जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसका रिप्लाई दिया है आईसीआई ने कि राजेश जी ने इनवर्ट सप्लाईज कुछ सामान परचेजेस किए हैं जिनका टैक्स उन्हें आरसीएम में देना है। तो एज पर सेक्शन नंबर 24 हमने अभी अभी देखा है कि अगर आप ऐसी परचेजेस करते हैं जिनका टैक्स आपको आरसीएम में देना है, वहां तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो राजेश जी अब 40 की बात छोड़िए, 10 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24। दूसरी बात, आप अगर ये फोर्थ वाला पॉइंट देखें, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बैंगलोर कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आपने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दी तो भी आप सेक्शन नंबर 24 में आ गए हैं। तो सेक्शन नंबर 24 आपने दो जगह क्रॉस कर दिया है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं 40 लाख की इंडिपेंडेंट स्टेट की, ना 40 मिलेगी, ना एग्रीगेट 40 मिलेगी, ना 10 मिलेगी, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यह राजेश जी की कहानी है, आप रीड कर लो आंसर। यही बात आईसीआई ने लिखी है कि राजेश डायनामिक इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन चेन्नई if his aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakh. However, since Rajesh Dynamic also makes taxable supply from Manipur, a specified state, तो जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 लाख रुपए पे आ जाएगी। राजेश का जो आर्ग्यूमेंट है that it is not liable for registration since the threshold limit of 40 lakh rupees is not crossed either at Chennai, Bangalore और मणिपुर। राजेश जी का जो आर्ग्यूमेंट है कि थ्रेशोल्ड 40 लाख रुपए से एक्सीड नहीं हुई इन स्टेट्स में, वो बिल्कुल गलत है, इज नॉट करेक्ट। एज फर्स्टली, आईसीआई भी कैसे कह रहा है, as firstly the aggregate turnover to be considered in this case is 10 lakh। पहली बात तो aggregate turnover 10 लाख रुपए देखा जाएगा, not 40 lakh rupees। secondly the same is to be computed on all India basis, not state wise। वो पूरे इंडिया वाइज देखा जाएगा, ना कि स्टेट वाइज देखा जाएगा। further Rajesh Dynamic is also wrong in believing that aggregate turnover is computed only for the purpose of determining the eligibility limit of composition levy। ये सिर्फ composition levy के काम नहीं आता, since the aggregate turnover is required for determining the eligibility for both registration and composition levy। further Rajesh Dynamic is compulsory required to take registration under section 24 irrespective of the turnover limit, as it is liable to pay tax on inward supplies under reverse charge and it is also making interstate supply। वो क्या कर रहे हैं, आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई भी ले रहा है और इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहा है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 10-20 की तो बात ही नहीं आती है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर एक बार 18 देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार पॉज करके आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, इसका आंसर भी देख लो आप, एक बार फोटो ले लो अगर जिनके पास ये बुक नहीं है, वरना बुक तो यूज कर ही लेना, ये बुक और हमारा कॉरिजोंडम जो है वो बस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी कहानी थी, आप ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आईसी एग्जाम में पूछता है। एक बार इसको पॉज करके देख लो फटाफट, इस वाले क्वेश्चन को भी, और इसका ये आंसर है। ठीक है, बड़े इजीली हो जाएंगे आपसे, आई बैट यू एंड आई एश्योर यू। चलिए, थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप देख लीजिए और इसको पॉज करके इसका आंसर भी रीड मार लीजिए। थैंक्स अ लॉट। आज हमने 3 चैप्टर करे, रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर था, अपील्स करा जो भी बड़ा चैप्टर था, और हमने एडवांस रूलिंग करा। तो आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास हमने 3 चैप्टर कर लिए। आगे हम रिवीजन सेशन लेके आएंगे विद some different topics. Thanks a lot, and if you like this video, do subscribe for more revision videos or do like this video also. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं, जो भी आपको जरूरत लगे। चलिए, बाय बाय।